बता दो, हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए भाई शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, आ जाइए सभी, आ जाइए जल्दी से। ठीक है सर जी, आपकी बुक आ गई है, वेरी गुड भाई। ठीक है, अब पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये फोटो भेज रहे हो बहुत सारे कि सर बुक आ गई, थैंक यू, अब उसको पढ़ो भी तो। देखिए भाई, सबसे पहले बात करते हैं। आपके सामने मैं क्वेश्चन आपको पहले हल्का सा हिंट दूंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा। और मेरी आप लोगों से ये उम्मीद रहेगी कि आप लोग पूरा अपना ध्यान लगाकर यह चीजों को समझोगे। जितनी गहराई से जितनी बातें मैं आज आपको शिक्षा नीति 2020 के अंदर बताने वाला हूं, आप लोगों को अच्छा खासा ज्ञान का भंडार जरूर मिलने वाला है। बस कोशिश करना शुरू से लेकर लास्ट तक टिके रहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 20-30 मिनट के अंदर शिक्षा नीति 2020 खत्म हो जाएगी। कम से कम 1 घंटा लगेगा इसके अंदर। लेकिन 1 घंटा लगने के बाद ये देख लीजिए, जो आपके एग्जाम में पेडागोजी आती है ना, उसको कराने का मूल मंत्र ये होती है। ठीक है, तो अपना एकांत से आराम से बैठिए और 1 घंटे के लिए सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए भाई शुरुआत कर लेते हैं। अब देखा, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, फिर उसके बाद आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं यानी जो प्राइमरी क्लास होती है, क्लास 1 से 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा। हमें नहीं पता भाई क्या स्तर होगा। ठीक है, सचिन सर ने कहा जो जो समझाते जाओ उसको समझते जाना। तो अभी तो उन्होंने समझाई भी नहीं चीजें, तो पहले समझा देता हूं आपको, उसके बाद आप लोग समझना। एक छोटी सी स्टोरी समझना। देखिए, सबसे पहले जो आपकी शिक्षा नीति आई थी, वो शिक्षा नीति आई थी आपकी 1968 के अंदर आई थी। उसके बाद जो आपकी शिक्षा नीति आई 86 के अंदर आई। 92 के अंदर इसके अंदर संशोधन हुआ था। ठीक है, 92 के अंदर इसके अंदर संशोधन हुआ था। और उसके बाद जो सबसे बड़ी शिक्षा नीति देखने को मिली है, वो देखने को मिली है एनईपी 2020, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। जो सबसे बड़ी शिक्षा नीति देखने को मिली है, पूरे भारतवर्ष से सुझाव मांगे गए थे कि भाई कुछ जो भी आपके सुझाव है आप हमको दीजिए। ठीक है, हम इसके अंदर देखेंगे, एनालिसिस करेंगे और इस शिक्षा नीति के अंदर रखेंगे। उस टाइम पर आप लोगों में से किसी ने नहीं दिए होंगे। ठीक है। और अब आप लोगों को जब मैं चीजें समझाता जाऊंगा तो आप लोग कहेंगे नहीं सर ये तो गलत है। ठीक है, जब क्यों नहीं दिया, जब ये बन रही थी। अब देखिए, एक चीज बात और है, थोड़ी सी पहले चीजें समझिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर के ऊपर आएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं 1968 की बात करूं, तो 1968 के अंदर जो हमारा एजुकेशन है ना, वो राज्य सूची का विषय था। ठीक है, किसका विषय था? राज्य सूची का विषय था। राज्य सूची मतलब जो भी एजुकेशन से संबंधित जो अधिकार होंगे, जो भी फैसले होंगे, वो पर्टिकुलर वो राज्य लेता था। लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उस संविधान संशोधन के अंदर राज्य सूची का ना होकर जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय हो गया। क्या हो गया? वो समवर्ती सूची का विषय हो गया। समवर्ती सूची का मतलब है जिसमें आपके राज्य, ठीक है, जो भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट की सरकार होती है और जो भी आपकी सेंट्रल की यानी कि केंद्र सरकार होती है, वो दोनों मिलकर इसके अंदर फैसला करेंगे। ठीक है, हालांकि रेशियो बटा रहता है, लेकिन आपको इतनी डिटेल में नहीं जाना। यानी शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। अगर आप लोग ये चाहते हो कि भाई मुझको एक दिन का एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए, पूरी शिक्षा व्यवस्था को मैं बदल दूंगा, नहीं बदल सकते। मान लो केंद्र सरकार के अंदर शिक्षा मंत्री बन गए आप लोग, तो राज्य को कैसे संभालोगे? राज्य ने कह दिया हम नहीं मानते। अब कर्नाटक गवर्नमेंट ने क्या काम करा, उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को खारिज कर दिया। हम तो नहीं करेंगे, अपनी स्टेट के अंदर लागू कर लो, अब हमारा क्या काम करोगे? जो बहुत सारे स्टेट थे, जैसा अगर सेंट्रल के अंदर अभी करंट के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट है, तो जो बीजेपी शासित प्रदेश है वो सभी एक एक करके ये शिक्षा नीति को अपनाते जा रहे, इंप्लीमेंटेशन करता जा रहे। और आप लोग देखोगे जो अभी आपका सीटेट का एग्जाम है ना, इसके बाद जो अब आपका अगले वाला सीटेट का एग्जाम होगा, अभी मैंने आपको बताया था एनईपी 2020 पर आधारित एनसीटी की और सीबीएसई की एक मीटिंग हुई थी कि अगली बार आपका जो सीटेट का एग्जाम होगा उसका पैटर्न भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। ये क्यों चेंज किया जा रहा है? ये सब शिक्षा नीति 2020 को इंप्लीमेंटेशन कराने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि अब हमारे देश के अंदर जो व्यवस्था चलेगी इसी शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग चलने वाली है। ठीक है, मान लीजिए किसी स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया, समझाएंगे। देखिए, मना तो करना नहीं चाहिए भाई। मान लीजिए शिक्षा नीति 2020 के अंदर जो जो कमियां हैं, कुछ कमियां लगती है, मुझे भी कमियां लगती है, ठीक है, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि कमी ना हो। उन कमियों के ऊपर उनको अवगत कराइए और उनका समाधान कराइए, क्योंकि बहुत सालों में जाकर ये शिक्षा नीति 2020 तैयार हुई है। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी तैयार हो गई हो, अभी तक की सबसे बड़ी शिक्षा नीति है आपकी। ठीक है, तो आप लोग समझ गए ये जो मैंने आपको एक थोड़ी सी पृष्ठभूमि के बारे में बताया। अब जैसे मैं बात कर रहा था कि जो सबसे पहले 1968 के अंदर आई, जब इंदिरा गांधी का समय था, तो उस टाइम पर 10+2 का कंसेप्ट था। और जब से ही आपका चलता आ रहा है, यानी कि जो आपका ये 10+2 है, ये जो 10+2 का कंसेप्ट चलता आ रहा है, यानी कि जो एकेडमिक स्ट्रक्चर होता था, जो पहले जो एकेडमिक स्ट्रक्चर होता था 10+2 रहता था। ठीक है, या 10+2+3 रहता था, यानी 10वीं 12वीं और उसके साथ 3 साल की ग्रेजुएशन होता था।
लेकिन उसके बाद इस एकेडमिक स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया गया और नया एकेडमिक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा 5+3+3+4, 5+3+3+4। ठीक है, ये नया एकेडमिक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि नया एकेडमिक स्ट्रक्चर क्या है। तो नया एकेडमिक स्ट्रक्चर है 5+3+3+4। क्या भला होती है 5+3+3+4, उसके बारे में जरा जानिए। यानी कि जो बच्चा स्कूल के अंदर जाएगा, अपनी एजुकेशन यहाँ पर लेगा, वो पहले 5 साल अपने देगा फाउंडेशनल स्टेज को। ये यहाँ पर फाउंडेशनल स्टेज है। ठीक है, अगर आपको स्क्रीन पर थोड़ा सा ब्लर दिखे तो अपने रजिस्टर के अंदर नोट डाउन कर लेना। पहली स्टेज आपकी फाउंडेशनल स्टेज है, दूसरी आपकी प्रिपरेटरी है, थर्ड आपकी मिडिल है और फोर्थ आपकी सेकेंडरी स्टेज है, जिसको आप लोग अगर शॉर्ट ट्रिक से याद करो FPMS से याद कर लेना। किससे याद करोगे? FPMS से आप लोग याद कर लेना। फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। मतलब जो एकेडमिक स्ट्रक्चर है, जो शिक्षा का जो स्ट्रक्चर है, इसको 4 कैटेगरी के अंदर यहाँ पर बांट दिया। पहले 10+2 होता था, ठीक है, अब इसको 5+3+3+4 के अकॉर्डिंग यहाँ पर बांट दिया। समझ गए इतनी बात? अब क्या हो गया सर, 10+2+3 भी मान लिया, 10 12 3 15 साल हो गए। अब लेकिन यहां पर जोड़ते हैं तो 5+3 8, 3 11, 4 15, तो यहां पर भी 15 हो गए, तो दोनों जगह 15-15 साल तो आ गया। लेकिन अगर आप लोग एक चीज को नोटिस करोगे, इसके अंदर जो 3 साल जो है ना, वो ऊपरी क्षेत्र में नहीं बढ़ाए गए, फाउंडेशनल स्टेज में बढ़ा दिए। कैसे बढ़ा दिए, नजर डालिए। देखिए, पहले मैं बात करता हूं 5 साल की बात करता हूं। इस 5 साल में ये 3 साल, ये आपको यहां पर दिख रहा है ना 3 साल, ये 3 साल तो आपके आंगनवाड़ी कह लीजिए, आप लोग इसको प्री स्कूल कह लीजिए या बाल वाटिका कह लीजिए। तो 5 साल में शुरुआत के जो आपके 3 वर्ष होंगे, जब शिक्षा नीति 2020 बनाई जा रही थी उस टाइम पर तो ये भी रिकमेंडेशन दिए गए थे कि बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने के साथ ही पेरेंट्स के लिए भी एक प्रकार का मेनू कार्ड होना चाहिए कि बच्चों को ये खिलाना है, ये प्रकार से उसको। इतने हमारे पास औपचारिक शिक्षा स्कूल में नहीं आता लेने, तब तक पेरेंट्स के दायित्व की भी बात कही गई थी। मतलब बहुत सारे सुझाव थे, एक से खतरनाक सुझाव थे। ठीक है, तो बहुतों को लाया भी गया, बहुतों को नहीं भी लाया गया और बहुतों की अभी भी जरूरत है। ठीक है, वो कभी बहुत डिस्कशन का विषय है, आपको अपने एग्जाम तक सीमित रहना है या आगे टीचिंग एग्जाम तक सीमित रहना है। ठीक है, तो पहले जो 5 साल है उसमें 3 साल तो बट गए बच्चों की आंगनवाड़ी कह लीजिए, आप लोग जिसको प्री स्कूल कह लीजिए, बाल वाटिका इसको कह लीजिए। अभी जैसे KVS के जो स्कूल है वहां पर इसके अंदर बच्चों के एडमिशन चालू हुई है। ठीक है, आई होप आप में से किसी ने कराया होगा। और आपके वहां पर अभी जो इसके लिए टीचर की जरूरत है, अभी तो कॉन्टेक्चुअल स्टाफ है, जल्दी आपको परमानेंट टीचर भी वहां पर देखने को मिलेंगे, यानी कि उसकी भर्ती भी आएगी। यानी अब बच्चा स्कूल के अंदर 6 क्लास के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि जो बच्चा एडमिशन लेता था वो लेता था फर्स्ट क्लास में, और फर्स्ट क्लास में वो लेता है बच्चा जब बच्चा 6 साल का हो जाएगा। हालांकि 5 साल में लेता था, लेकिन अब इसकी अनिवार्यता कर दी कि बच्चा जब 6 साल का हो जाएगा तभी वो क्लास फर्स्ट के अंदर जाएगा। अगर 6 साल का बच्चा नहीं है ना, तो हम स्कूल में एडमिशन नहीं लेंगे उसके। ठीक है, हम उसको आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका के अंदर उसको डाल देंगे। ठीक है, ये समझ गए आप लोग? तो 5 साल में से 3 साल तो गए ये बच्चे के शुरुआती स्तर के। उसके अलावा जो 2 साल है, ये आप लोग यहाँ पर 2 साल देख रहे हो, तो 2 साल में क्लास फर्स्ट और सेकंड, यानी 2 साल यहाँ पर करेगा क्लास फर्स्ट और सेकंड करेगा, और 3 साल में यहाँ पर करेगा बच्चा आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका। तो शुरुआत में जो बच्चे के 5 साल रहेंगे वो यही से 3 साल के बाद से अपना शुरू हो जाएंगे। और जो पहली स्टेज रहेगी वो रहेगी आपकी फाउंडेशनल स्टेज। इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा आपकी फाउंडेशनल स्टेज बोला जाएगा। समझ गए आप लोग? अपने बच्चों को भी आप लोग स्कूल में 6 साल का होने पर मत भेजना, 3 साल के बाद ही आप लोग भेज सकते हो। KVS में भेजना चाहे तो उसका प्रोसेस भाई थोड़ा टफ हो जाएगा, अगर आप लोग पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं है। ठीक है, अदरवाइज आप लोग अपने बच्चों को किसी और जगह भी स्कूल में भेजते हो तो 3 साल के बाद अपना भेज सकते हो। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। दूसरी स्टेज हो जाती है आपकी प्रिपरेटरी स्टेज। यहां पर ये रहेगी आपकी 3 साल के लिए। ये कितने के लिए रहेगी? ये रहेगी 3 साल के लिए, यानी 3rd 4th और 5th क्लास का बच्चा, ठीक है, वो इसके अंदर रहेगा। यानी अगर मैं बात करूं प्राइमरी क्लास की बात करूं, इस भाई साहब ने जो क्वेश्चन पूछा था मैं उस क्वेश्चन के ऊपर नहीं जा रहा हूं। अगर मैं बात करूं प्राइमरी क्लास की बात करूं, यानी 1st to 5th की बात करूं, तो देखो यहां पर बच्चा कहां पर है? 5th तक है। यानी जो प्राइमरी क्लास के लिए अगर मैं स्टेज की बात करूंगा तो आपकी फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी हो जाएगी। तो आंसर तो मेरा निकल गया, लेकिन मुझे आंसर के ऊपर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देना, मुझे आपको चीजें समझानी है, आपके दिमाग में ज्यादा चीजें लोड करनी है। ठीक है, तो ये समझ गए आप लोग। उसके बाद बात करते हैं मिडिल स्टेज की बात करते हैं। मिडिल स्टेज यानी कि यहां पर बच्चा 3 साल रहेगा, यानी 6th 7th और अपनी 8th क्लास को कंप्लीट करेगा। और उसके बाद लास्ट में आपकी सेकेंडरी स्टेज जो है आपकी बच्चा 4 साल रहेगा, 9 to 12 तक 4 रहेगा। तो जो नया एकेडमिक स्ट्रक्चर बना है 5+3+3+4 का,
वो इस प्रकार यहाँ पर बना है, यानी इतने इतने साल बच्चा पर्टिकुलर स्टेज के अंदर पर्टिकुलर क्लास के अंदर अपना यहाँ पर बिताएगा। ये बात आप लोग यहाँ पर समझ गए, कोई दिक्कत तो यहाँ पर नहीं हुई। तो आप लोगों ने देखा कि शिक्षा नीति 2020 के अंदर पहले तो जो चेंज आया वो एकेडमिक का स्ट्रक्चर ही चेंज यहाँ पर कर दिया, उसके अलावा और भी बहुत चेंज आए हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि 68 86 के अंदर जो बहुत सी बातें कही गई थी उनको चेंज कर दिया, बहुत सी बातें तो वही ली गई आपकी, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ गए। तो ये नया जो एकेडमिक स्ट्रक्चर है और किस प्रकार से आपकी शिक्षा की जो व्यवस्था है वो शुरू होगी और बच्चा एडमिशन लेगा, उसका मैंने जस्ट आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया जो आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। अब इस भाई साहब ने हमसे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, इसने क्वेश्चन पूछा था कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए, प्राइमरी क्लास के लिए, क्लास 1 से 5 के लिए कौन सा लेवल होगा। तो यार अभी मैंने आपको बताया कौन सा लेवल होगा, FPMS, याद कराई थी ना, FPMS। F का मतलब आपका फाउंडेशनल, P का मतलब आपका प्रीपेटरी। तो 1st to 5th के लिए क्या हो जाएगा हमारा, प्रीपेटरी और फाउंडेशनल स्टेज हो जाएगी, यानी कि A और C आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, यानी कि थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। यानी कि आपका फाउंडेशनल और प्रीपेटरी जब बच्चा 5th क्लास तक होगा, ये आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। पोल भी दे दिया कर साथ के साथ, ठीक है। तो समझ गए, इसमें आपको कोई दिक्कत हुई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। अब देखो आपको एक काम करना है, जैसे जैसे मैं आपको समझाता जाऊं चीजें बस समझते जाना, गहराई में समझते जाना, ठीक है। और इतना मैं जरूर आपको विश्वास दिलाता हूं, जब ये क्लास खत्म होगी तो आप लोगों को बहुत नॉलेज हो जाएगी कि परिपेक्ष में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर से ज्यादा उन चीजों के ऊपर ध्यान लगाया करो जो मैं आपको एक्स्ट्रा जो बहुत सारी चीजें समझाता हूं, क्योंकि पेपर आपका समझ पर आधारित आएगा, ठीक है। और ये बात किसने कही है, इसने कही है। देखो भाई, अगला क्वेश्चन इसके अंदर आपका पूछा हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है, यानी कि किस प्रकार की पैडागोजी को रिकमेंड करती है। बताओ भाई, किस प्रकार की पैडागोजी को रिकमेंड करती है, शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है। पहला आपके सामने दिया हुआ है परीक्षा केंद्रित, एग्जाम सेंट्रिक, जी नहीं, परीक्षाओं को केंद्र में रखकर परीक्षाओं के लिए पढ़ने की बात नहीं करती, जो कि हम लोग पढ़ते थे। जबकि आपको पता है 68 में भी जो सबसे पहली नीति आई थी, तब भी परीक्षाओं को केंद्र में रखने की बात नहीं थी, तब भी बात बाल केंद्रित की करी जाती थी। लेकिन फिर भी हमें आज भी, इनफैक्ट आज की डेट में भी परीक्षाओं के लिए पढ़ने की बात करी जाती है, ज्यादा नंबर लेकर आने हैं, अच्छे ग्रेड लेकर आने हैं। अभी अभी यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया तो उसके अंदर एक लड़की ने टॉप करा, आई थिंक 98% है उसके, कुछ क्या नाम था उसका, प्राची नाम है शायद उसका, ठीक है। तो अभी उसके नंबर आए, अब बहुत से पेरेंट्स टेंशन में आ गए, अरे लड़की हो गए, देखो कितने टॉप के नंबर ये लेकर आएगी। अरे भाई, अगर वो नंबर लेकर आई है तो उसकी काबिलियत है। अगर मान लो तुम्हारा बच्चा नंबर लेकर नहीं आ रहा तो समझ लेना कोई ना कोई स्किल उसके पास जरूर होगी। तो सीधा सा कंपैरिजन अपने बच्चों का दूसरे से क्यों करते हो, उसके अंदर वो टैलेंट था, वो बच्ची लेकर आ गई, आपके बच्चे के अंदर कुछ टैलेंट होगा, उसको निखारिए आप लोग, ठीक है। तो परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने बच्चों को बाध्य मत करिए आप लोग बिल्कुल भी, ठीक है। टीचर सेंट्रिक तो बिल्कुल नहीं होगा, सारी सत्ता टीचर के हाथ में चली गई है, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है, ठीक है। तुम्हारे हाथ में सिर्फ आप बाबा जी का ठुल्लू, और जो रहेगा आप सिर्फ बच्चों के सामने, जैसा बच्चा कहेगा वैसा मानना पड़ेगा, वरना एग्जाम पास नहीं होने देगा बच्चा, ठीक है। ये बात ध्यान रख लेना, बच्चे के खिलाफ मत जाना। तो किस प्रकार की पैडागोजी को रिकमेंड करती है, अधिगमकर्ता केंद्रित, यानी कि लर्नर सेंट्रिक, यानी कि चाइल्ड सेंट्रिक पैडागोजी को रिकमेंड करती है, कि सारी शिक्षण व्यवस्था सब कुछ XYZ फलाना ठिकाना सब बच्चे के लिए है, पूरा सिस्टम बच्चे के लिए है। अगर बच्चा फेल हो गया, सिस्टम फेल हो गया। अगर मान लीजिए बच्चों को समझ में नहीं आया तो सिस्टम के बस की नहीं है बच्चों को समझाना, बच्चे की गलती कुछ भी नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला है बहिष्कार केंद्रित, यानी कि एक्सक्लूजन सेंट्रिक, एक्सक्लूजन नहीं इंक्लूजन, किसकी बात करता है, इंक्लूजन सेंट्रिक की बात करता है, यानी कि बहिष्कार की नहीं, समावेशी केंद्रित की बात करता है। किसकी बात करता है, समावेशी केंद्रित की बात करता है, कि हमको सभी बच्चों को समान एजुकेशन देनी है, हमें किसी भी बच्चे के बीच में कोई भेदभाव किसी प्रकार का नहीं रखना है। तो इसकी इंक्लूजन की बात करता है, एक्सक्लूजन की, बहिष्कार की बात नहीं करता किसी भी बच्चे के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर तो बड़ा सिंपल सा है, थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट आपके सामने क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्या कहता है ये, उसके ऊपर नजर डालना, क्योंकि जो शुरुआत में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया छोटा सा, उससे आपका सोल्व हो जाएगा। चल भाई सौरभ दे दे पोल इनको। क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों की जो पाठ्यचर्या होती है, जो स्कूल का जो आपका करिकुलम होता है और जो पेडागोजी होती है, जो शिक्षा शास्त्र होता है, उसके लिए एनईपी 2020 की प्रस्तावनाओं का निरूपण करता है। किसके लिए निरूपण करता है, किसको रिकमेंड करता है, प्रस्तावित करता है। पहला, अधिगम जो है वो समग्र और एकीकृत होना चाहिए, यानी जो लर्निंग होती है, जो बच्चा चीजें सीखता है, वो कैसी होनी चाहिए, होलिस्टिक होनी चाहिए। देखिए जब हम बच्चे के विकास की बात करते हैं तो समग्र विकास की बात करते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, बच्चे का मानसिक विकास, बच्चे का शारीरिक विकास, बच्चे का
सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास, तो समग्र विकास बच्चे का यहाँ पर होना चाहिए। अगर बच्चा अपनी लर्निंग कर रहा है, बच्चा अपना अधिगम कर रहा है, तो वो भी होलिस्टिक होना चाहिए। सभी प्रकार से बच्चा सीखे, देख कर, कर कर, लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से, और इंटीग्रेट, एकीकृत के माध्यम से बच्चा सीखे। देखा, आप लोगों ने देखा होगा, जो आपके पास ईवीएस सब्जेक्ट है या मैथमेटिक्स है या सोशल साइंस वगैरह आपके पास है, तो इसका नेचर यानी प्रकृति कैसी होती है, इंटीग्रेटेड नेचर की होती है, यानी जहां पर सभी सब्जेक्ट बच्चों को एकीकृत करके पढ़ाने होते हैं। जैसे मैं आपको बार बार एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपके पास ईवीएस है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास में ईवीएस पढ़ाया जाता है, उसी ईवीएस में सोशल साइंस भी होता है, उसी ईवीएस में साइंस भी होता है, उसी में ईवीएस भी होती है, उसी में पेडागोजिकल अप्रोच भी होती है। एक सब्जेक्ट में सारी सब्जेक्ट होते हैं, और इन सभी को एक साथ इंटीग्रेट करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आपको समझना है कि इंटीग्रेट नेचर होना बहुत जरूरी है, और इसी के माध्यम से आपको बच्चों को शिक्षण देना है, और इसको रिकमेंड करती है, प्रस्तावित करती है, बिल्कुल ठीक बात यहां पर है। दूसरा, 5+3+3+4 के नए डिजाइन में स्कूल का करिकुलम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करता है, बिल्कुल ठीक बात है। अभी मैंने आपको बताया 5+3+3+4 का, ठीक है, ये बता रखा 5+3+3+4 का, ये अभी मैंने आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करा। तो भाई इसको तो करती है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सामने ही दिख रहा है हमारे। तो जब इसको करती है तो भाई मैं इसको यहाँ पर सेकंड को इसको भी ठीक कर देता हूं। अगला है 5+2+3+3 के नए डिजाइन में स्कूल पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करते हैं, जी नहीं, 5+3+3+4 वाले को करती है, ना कि इसको करती है, ये गलत हो गया। अगला है जो आपकी फाउंडेशनल स्टेज होती है, फाउंडेशनल स्टेज में औपचारिक पाठ्य पुस्तकों से अधिगम सम्मिलित होना चाहिए। देखिए, फाउंडेशनल स्टेज में जो यहाँ पर शिक्षण है, ये रही आपकी फाउंडेशनल स्टेज, जो आपकी पहली स्टेज है। तो फाउंडेशनल स्टेज में यहाँ पर बात की गई है किताबों की, बुक्स की बात की गई है, किसके माध्यम से शिक्षण होना चाहिए। देखिए, अगर मैं बात करूं ना, फर्स्ट और सेकंड क्लास में आप लोग किताबें रख सकते हो, किताबों के माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकते हो, लेकिन जो यहाँ पर आपकी आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और बाल वाटिका है ना आपका, यहाँ पर तो किताबें ले आपको पढ़ानी नहीं है बच्चों को, ना बच्चे के लिए किसी प्रकार की किताबें निर्धारित की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों को किताब के माध्यम से पढ़ाना ही नहीं है। आप कहोगे सर बच्चा और स्कूल में क्या जाएगा, ठीक है, सूसू करने जाएगा। देखो, बच्चा जो स्कूल में जाएगा वहां पर टीचर को उसको एक्टिविटी के माध्यम से सिखाना है, वहां पर बच्चों को बुक्स के माध्यम से नहीं, बच्चों को गतिविधियों यानी कि एक्टिविटी के माध्यम से सिखाना है। किसके? एक्टिविटी यानी गतिविधियों के माध्यम से सिखाना है। बच्चों को खेल कूद के माध्यम से सिखाना है। किसके माध्यम से? खेल कूद के माध्यम से सिखाना है। तो जितना हो सके आपको इस प्रकार के गेम निर्धारित करने हैं, क्योंकि टीचर का रोल कैसा है, एक सुगम करता, एक फैसिलिटेटर का रोल होता है, जो चीजों को आसान बनाए। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है बच्चे के लिए, इनमें तो कोई किताब ही निर्धारित नहीं है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जब इसको शिक्षा नीति 2020 को अगर आप लोग पढ़ोगे भी तो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, एनईपी 2020 आप लोग सर्च मारना, मिल जाएगा। ठीक है, दिमाग खराब जरूर होगा इस पूरी को पढ़ने में, इसलिए आप लोग वीडियो देखकर समझ लेते हो। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहे तो पढ़ लेना। तो ये बात है आपके कि यहाँ पर किताबों की मना है, इस वाली स्टेज के अंदर तो बिल्कुल नहीं। ज्यादा से ज्यादा अगर कोई कर सकता है तो एक ब्लैंक पेपर ले सकता है, उस ब्लैंक पेपर पर मान लीजिए बच्चे की एक्टिविटी को यहाँ पर लिख सकता है, या बच्चा जो किस प्रकार के क्रियाकलाप या किस प्रकार के खेल खेल रहा है उसको लिख सकता है। किताबों के माध्यम से बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। अब इसमें एक प्रॉब्लम यहाँ पर भी ये भी आती है, अभी मेरे जैसे भांजे अभी वो फर्स्ट क्लास के अंदर आए हैं। अब जब वो फर्स्ट क्लास के अंदर आए, ध्यान से सुनना, ये आपके बच्चों से भी संबंधित है, ठीक है, नहीं हुए तो आगे हो जाएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण है क्योंकि यही शिक्षा नीति आगे चलने वाली है। अब वो जब छुट्टियों के अंदर यहाँ पर आए तो यूकेजी में बोलते कि हम यूकेजी में है मामा। मैंने कहा चलो ठीक है। अब वो छुट्टियों में हमारे घर पर आए, उनकी मैडम ने इतने लंबे लंबे फर्रे के उन्हें होमवर्क दिए हुए थे। अब एक बात बताओ यार, जब ये आप छोटे बच्चों को होमवर्क दोगे तो होमवर्क कहाँ पर लिखा है कि आप खासकर इस वाली स्टेज के अंदर बच्चों को होमवर्क दे दोगे? मैं तो शिक्षा नीति 2020 की भी बात नहीं कर रहा, वैसे भी बात कर लेता हूँ। ठीक है, जो एलकेजी यूकेजी है, ठीक है, इसको आप इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लो स्कूल की मैडम से, उसको स्कूल की मैडम को फुल फॉर्म भी नहीं पता होगी कि चलो एलकेजी यूकेजी की फुल फॉर्म बता दो, आप ये भी नहीं पता होगी। लेकिन छोटे बच्चों को, हमारे और आपके बच्चों को इतने बड़े बड़े फर्रों के होमवर्क देती है। तो क्या ये वाली बात ठीक है? यहाँ पर हमें बच्चों को जितना हो सके यार एक्टिविटी के माध्यम से खिलाना है। अगर बच्चा स्कूल में जा रहा है तो उसको इस प्रकार से गेम रखने हैं, क्योंकि बच्चा गेम के माध्यम से क्या सीखता है? सहयोग की भावना सीखता है, नैतिकता सीखता है, यहाँ पर आपस में कोलैबोरेट करके यहाँ पर बच्चा सीखता है। और हमने यहाँ पर फिर बच्चों का किताब उसके माध्यम से पढ़ाना शुरू कर दिया। तो ध्यान रखना, अगर आपके बच्चों के साथ भी कोई स्कूल या उसकी मतलब कोई भी टीचर इस प्रकार से कार्रवाई करता है, मतलब उसको पढ़ाता है, तो आप
पीटीएम में जाइए, पेरेंट्स टीचर मीटिंग के अंदर जाइए, एसएमसी की मीटिंग के अंदर जाइए, आपको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी अपने बच्चों के प्रति, ठीक है। आप कहिए किसी और का नहीं है, ठीक है। तो अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, और आपको कहना पड़ेगा टीचर से कि बच्चों को खेलकूद के माध्यम से भी सिखाइए, ना कि किताबी ज्ञान बच्चों को दीजिए। आजकल तो बोर्ड के एग्जाम में किताबें खुलने वाली है, और तुम हमारे बच्चों को, छोटे से बच्चों को यहीं पर मतलब अभी किताबों से पढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये स्टेप आपको उठाना पड़ेगा, ठीक है, अपने बच्चों के लिए। तो यहां पर आप लोग समझे, जो ये बात यहां पर कह रहा है कि फाउंडेशनल स्टेज में औपचारिक पाठ्य पुस्तकों से अधिगम सम्मिलित होना चाहिए, जी नहीं, सम्मिलित नहीं होनी चाहिए। पुस्तकों के माध्यम से सिर्फ आपका ए और बी यहां पर सही हो जाएगा, यानी कि ए और बी सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। कितने लोग यहां पर सेकंड के साथ जा रहे हैं, ठीक है। बी, इसमें क्या पूछा है, आप लोग किसके साथ जा रहे हो? सर वो मैडम रोट लर्निंग को प्रमोट कर रहे, रोट लर्निंग को कर रहे, लेकिन आंसर ज्यादातर बच्चों ने क्या दिए? कौन से स्कूल की पाठ्यचर्या शिक्षा नीति की प्रस्तावना का निरूपण करता है? भाई शायद आप लोगों ने पिछले का दिया, ए और बी आंसर लगाई इसका, ठीक है। सेकंड आंसर इसका ठीक होगा, सेकंड, सेकंड के साथ आप लोगों को जाना है, वेरी गुड, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट आपके सामने क्या दिया हुआ है, समझिए आप लोग, और अपने बच्चे के लिए इस स्टेप को उठाइए, ध्यान रखिए, ठीक है। और खासकर जो ये मेट्रो सिटीज होती है, जो शहर होते हैं बड़े बड़े, वहां पर तो बहुत केयर की जाती है, ठीक है। टीचर के परखच्चे उड़ा देते हैं अगर बच्चों के खिलाफ कुछ भी करते हैं, ग्रुप बने होते हैं वहां पर, ठीक है। और आप अपने बच्चों को, अब आप लोग ज्यादातर ग्रामीण परिवेश के अंदर होंगे, गांव के अंदर आपने देखा होगा पेरेंट्स ही खुद कामों पर लगा लेते हैं, फिर दोष देते हैं व्यवस्था को, टीचर को दोष देते हैं, जबकि खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। फ्री और अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन 2009 जो कहता है, अनिवार्य शिक्षा का मतलब पता है? पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को स्कूल में भेजे, उनको शिक्षा से वंचित ना कर सके, वरना जेल में करवा देंगे, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ लीजिए, लेकिन एज ए पेरेंट्स आपको भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। क्वेश्चन देखिए अगला क्या कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या होगा? बताइए भाई, सेंट्रल फोकस क्या होगा एनईपी 2020 का? पहला, कठोर पाठ्यक्रम, जी नहीं। करिकुलम आपका रिगिड नहीं, करिकुलम आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए करिकुलम? करिकुलम आपका फ्लेक्सिबल, यानी कि जो आपकी पाठ्यक्रम है वो आपका कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए। लचीला कैसा होना चाहिए? जो बच्चों की आवश्यकता के अकॉर्डिंग, जिसमें हम चेंज कर सके। हमने मान लीजिए कोई करिकुलम बनाया कि भाई ये करिकुलम है, हमने बच्चों के लिए बना दिया। अब पता चला यार आज की शिक्षण व्यवस्था के अंदर बच्चे ज्यादातर ऑनलाइन वे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, घर से ये बहुत सारी चीजें सीखकर बच्चा जा रहा है। तो हमें इस प्रकार का करिकुलम या इस प्रकार का सिलेबस बच्चों के लिए बनाना है जो हम उसमें उतार चढ़ाव कर सके, उसमें चेंज कर सके। ये नहीं कि जैसे बच्चा फर्स्ट क्लास के अंदर आया, सिलेबस कंप्लीट करा दिया, चलो भाई भाग अगली क्लास के अंदर, नहीं। बच्चों की क्षमता के अकॉर्डिंग, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और बच्चे के आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग, मतलब जितने भी आपके एस्पेक्ट होते हैं उन सभी को आपको शामिल करना है, और उसके अंदर चेंज आपको रखना है, ठीक है, स्थिर नहीं रखना। मेरा तो यही तरीका है, समझ में आ गया तो ठीक है, वरना बाहर में जाओ। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ, आपसे नहीं कह सकता। तो इसी प्रकार से टीचर को भी चेंज रखना है अपने पढ़ाने के अंदर भी, करिकुलम के अंदर वो भी आ जाएगा आपका कि बेटा एक बार समझ में नहीं आया मुझे बता, दोबारा बताऊंगा, दोबारा भी नहीं आया चलो कुछ और संसाधन लेता हूँ, प्रोजेक्टर की हेल्प लेता हूँ, उससे समझाता हूँ, अच्छा उससे भी नहीं समझ आया आ जाओ गेम खिलाता हूँ। इस प्रकार से मतलब फ्लेक्सिबल रखना है, कठोर रिगिड नहीं रखना बिल्कुल भी आपका। मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन की बात करता है आपका। ये जो एनईपी 2020 है ये आपका 4 भागों के अंदर डिवाइड है, और 4 भाग आपके 27 चैप्टर के अंदर रहते हैं, और 27 चैप्टर बड़े बड़े 27 चैप्टर है। उसमें से एक आपका चैप्टर नंबर 11 है, क्या है? एक चैप्टर नंबर 11 है, टुवर्ड्स अ मोर होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की जो बात करता है, ठीक है। यानी कि आपको किसकी ओर जाना है? होलिस्टिक एजुकेशन की ओर जाना है, और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की ओर जाना है। यानी कि जो आपको बच्चों को एजुकेशन देनी है होलिस्टिक रूप से, समग्र रूप से देनी है, ताकि बच्चे का आपका सारा विकास हो सके, शारीरिक हो सके, मानसिक हो सके, सामाजिक हो सके, स्वयंगात्मक हो सके, होलिस्टिक बच्चे का डेवलपमेंट हो सके। और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के माध्यम से पढ़ाना है बच्चों को, सभी सब्जेक्ट इंटीग्रेट करके पढ़ाना है। ये आपके चैप्टर नंबर 11 में ही दिया हुआ है। देखिए जब पेपर आपका ऑनलाइन आया था तो ऑनलाइन पेपर के अंदर एग्जामिनर के पास क्वेश्चन ही नहीं बचे पूछने के लिए, उस भाई साहब ने चैप्टर के नाम देने शुरू कर दिए। ये आपका एक चैप्टर दिया हुआ है एनईपी 2020 के अंदर, टुवर्ड्स अ मोर होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन के नाम से, यही पूछ लिया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि बच्चों के होलिस्टिक एजुकेशन की बात करता है, परीक्षाओं की ओर और उसके लिए सीखना, परीक्षाओं के लिए सीखने की बात नहीं करता, ठीक है। ये किसके लिए सीखने की बात नहीं करता? परीक्षाओं के लिए सीखने की बात नहीं करता। आप किसके लिए सीख रहे हो? परीक्षा के लिए। एक बार सीटेट का एग्जाम पास हो जाए, टीचिंग एग्जाम निकल जाए, बाहर में जाए, फिर नहीं सीखेंगे कुछ भी। तो आप लोग यहाँ पर परीक्षा के लिए सीखना आए हो। लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो यहाँ पर अपनी
इसके अंदर किसी सब्जेक्ट में निपुणता के लिए पढ़ रहे हैं, और आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे, इनफैक्ट खुद मेरे कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं, और वो खुद पढ़ा रहे हैं, सीड भी पढ़ाते हैं, ठीक है, और बच्चों को तैयारी भी कराते हैं, तो उन्होंने निपुणता हासिल करी उस सब्जेक्ट के अंदर। तो आपको परीक्षा के लिए नहीं पढ़ना, इस प्रकार से पढ़ना ताकि इसके अंदर निपुणता हासिल आप लोग कर सको, ठीक है। आकलन के योगात्मक तरीकों को अपनाना, यानी कि समेटिव मेथड्स को अपनाना। देखिए एनईपी 2020 ने समेटिव नहीं फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करी है। किसकी बात करी है? फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करी है, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट होता है जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलता है। जैसे अभी हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो, मैंने भी आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, आप में से किसी ने सही आंसर दिया, किसी ने गलत आंसर दिया, जिसने ठीक दिया उसको ठीक है, जिसने गलत दिया उसको समझा दिया कि भाई इसका इस प्रकार से ये आंसर होगा। तो मैंने आपका शिक्षण के दौरान ही आकलन कर लिया कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो इनको समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये आपका क्रिएटिव असेसमेंट होता है, ये कंटिन्यूअसली रूप से चलता रहता है। तो शिक्षा नीति 2020 ने कही ये वाली बात कि भाई फॉर्मेटिव असेसमेंट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ और समेटिव असेसमेंट को ज्यादा से ज्यादा कम करो। क्यों? क्योंकि जो आपका समेटिव असेसमेंट होता है ना, ये जब आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म हो जाता है, जैसे बच्चे की आपने वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाएं देखी है, 6 महीने या 1 साल के बाद जो पेपर होते हैं, उसके बाद ये असेसमेंट होता है। अब क्या असेसमेंट करोगे? मान लो बच्चे का 1 साल हो गया, उसका नंबर यहां पर आ गए, असेसमेंट करने के लिए कुछ बचा नहीं, गया बच्चा अगली क्लास के अंदर, क्या कर लोगे? कुछ नहीं करोगे। लेकिन अभी तो मैं आपका असेसमेंट कर सकता हूं ना, ठीक है। तो समेटिव असेसमेंट की नहीं, फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करिए, बट इसके अकॉर्डिंग आंसर जो हमारा था, आंसर यहां पर सेकंड आंसर बहुविषयकता और समग्र शिक्षा की बात करता है, सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ठीक, समझ में आ रहा है सभी अच्छी तरीके से, डिटेल में समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने यहां पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एनईपी 2020 के अनुसार क्लास फर्स्ट से पूर्व, यानी क्लास पहली से पहले, मतलब क्लास फर्स्ट से पहले कौन सी हो जाएगी आपकी? आंगनवाड़ी, प्री वाटिका, बाल वाटिका, जिसको आप लोग कह रखे हो प्री स्कूल। यहां पर दिया हुआ है प्रारंभिक बाल्यावस्था उद्यान एवं शिक्षा, ECCE, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। किसकी? अर्ली चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का टाइम कितना होता है जो आप लोग पढ़ते हो डेवलपमेंट वाले चैप्टर के अंदर, जब बच्चा 2 साल से लेकर 6 साल तक का होता है। अब देखो इसको ध्यान से सुनना, बड़ी गहरी बात आपको बताऊंगा। 2 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे का टाइम पीरियड होता है जो आपका अर्ली चाइल्डहुड का टाइम होता है, जब बच्चा 2 साल से लेकर 6 साल तक का होता है। तो उसकी आपको केयर के बारे में और उसकी एजुकेशन के बारे में, ठीक है, ये कुछ बातें इस ECC के अंदर दी गई है। अब जरा मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूं, नजर भाई यहीं पर रखना, और जो जो मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, वरना अगर इधर उधर ध्यान रखा तो समझ से बाहर चली जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहां पर बात कर रहा है ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात कर रहा है। अब देखिए ये जब बच्चा आपका 3 साल से लेकर 8 साल तक का रहेगा, उस टाइम पीरियड के दौरान ये आपका ECC रखा गया है, ठीक है। जब बच्चा अपना 3 साल के बाद अपने स्कूल में जाएगा, 8 साल तक एजुकेशन रखेगा, तो ये ECC आपका है, ठीक है। यानी जो आप लोग यहां पर देख रहे हो फाउंडेशनल स्टेज के अंदर आपका पाया जाता है। अब देखिए सिंपल सी यहां पर एक बात कही गई है कि आपको शुरुआत में बच्चों की एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना है। एजुकेशन के ऊपर ध्यान क्यों देना है? मतलब गवर्नमेंट को एक कहां से विचार आया कि बच्चा 6 क्लास के अंदर, फर्स्ट क्लास के अंदर जाएगा, बच्चा अब 3 साल के बाद भी स्कूल में जाना शुरू हो जाएगा, ये वैसे दिमाग में आ गया, ठीक है, कि इसके अंदर जो आपके समिति के जो सदस्य थे, किसी सदस्य ने कहा कि जी एक काम करो, तीसरी से ही शुरू कर दो, ऐसा थोड़ी आया। देखिए जब बच्चा आपका 6 साल का होता है, जब बच्चा 6 साल का होता है, तो 6 साल के बच्चे का जो मानसिक विकास होता है वो 85% तक हो जाता है 6 साल के बच्चे का। कहीं कहीं पर आपका 90% भी दिया रहता है, और ये ऑथेंटिक किताब है, क्योंकि मैं जितनी किताबें पढ़ता हूँ ऑथेंटिक पढ़ता हूँ, मैं पब्लिकेशन की बहुत ही कम पढ़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि गलती बहुत रहती है उसके अंदर। तो 6 साल का आप लोग 85% मान लीजिए, 90% मान लीजिए। जब आप लोगों को ध्यान होगा, जब इससे पहले केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी आई थी, उससे पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, ठीक है, अब तो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, पता नहीं जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, और जीत गए तो दोबारा नहीं बनेंगे, इतना मैं जरूर कह सकता हूं। तो एजुकेशन मिनिस्टर थे धर्मेंद्र प्रधान, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने लॉन्च करा था एनसीएफ 2023 फाउंडेशनल स्टेज के लिए, ठीक है। एनसीएफ लॉन्च करा था, जो आप लोग एनसीएफ 2023, ठीक है, जिसके बारे में सुनते भी रहते हो। हालांकि सबसे ज्यादा एनसीएफ 2005 के बारे में आप सुनते हो, क्योंकि ये अभी आपका पूरा कंप्लीट नहीं है, जो ड्राफ्ट के रूप में आप इसको मान सकते हो। एनसीएफ 2005 आपके एग्जाम में आता है, लेकिन उससे भी लेटेस्ट आपका 2023 है, 2023 सॉरी, ठीक है। और ये आया था आपका फाउंडेशनल स्टेज के लिए। तो उस टाइम पर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और वहां पर बताया कि फाउंडेशनल स्टेज के लिए हमने यहाँ पर एनसीएफ लेकर आया। क्यों? क्योंकि बच्चे का 6 साल की उम्र में उसका 85% तक डेवलपमेंट हो जाता है। मैंने जितनी भी ऑथेंटिक किताब है 85% भी देखा है, 90% भी देखा है, लेकिन भाड़ में जाए दोनों, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में परसेंटेज नहीं आती, ठीक है। हालांकि केवीएस के एग्जाम में आपकी परसेंटेज पूछी गई थी डिपार्टमेंटल वाले एग्जाम के अंदर,
तो आपको ये ध्यान रखना है कि 6 साल के बच्चे का लगभग तो सारा उसका मानसिक विकास हो गया, बचा ही कितना, 85% मान लो, 90% मान लो, तो लगभग तो उसका मानसिक विकास हो गया। तो हम क्यों बच्चे को यहाँ पर जब बच्चा 6 साल का हो जाएगा तब उसको पहली क्लास के अंदर भेजेंगे, उससे पहले भी तो भेज देंगे, तब भी तो बच्चे का मानसिक विकास हो रहा होता है। और उसी दौरान अगर हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, वैल्यूज का निर्माण कराएंगे, उसके खान पीन का ध्यान रखेंगे। अब तो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल के अंदर भी ये आंगनवाड़ी के अंदर बच्चों को फ्री खाना दिया जाएगा। जो पहले आपकी पीएम पोषण योजना, मतलब पीएम पोषण योजना तो अभी है, जो पहले आपकी मिड डे मील की योजना चली थी जिसका नाम अब पीएम पोषण योजना है, अब ये आंगनवाड़ी वाले बच्चों को भी मिला करेगा, उनको फ्री खाना मिलेगा, ठीक है, गुणवत्तापूर्वक भोजन मिलेगा, गुणवत्तापूर्वक। अब स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है टीचर कैसा गुणवत्तापूर्वक भोजन बनाते हैं, जो एमडीएम का बनाते हैं, ठीक है। इसलिए 6 साल के बच्चे का जब इस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो हम क्यों ना बच्चों को यहाँ पर 3 साल से ही स्कूल के अंदर भेज दे। एनईपी 2020 के अंदर एक क्लियर विजन आता है। देखिए हर शिक्षा नीति या हर चीज का कोई ना कोई विजन होता है कि मैं, हमारा विजन क्या है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं मेरा विजन क्या है, ठीक है, कभी बताऊंगा किसी दिन क्या विजन है। तो शिक्षा नीति 2020 का विजन ये था कि बच्चा सिर्फ सोच से भारतीय ना हो कि हमारा देश महान है, हमारा भारतीय महान, भारत देश महान है, 15 अगस्त को जो है पतंग काट दी, आईबो आईबो कर दिया, ठीक है, हमारा देश सबसे महान। शिक्षा नीति 2020 में विजन कहा गया है कि जो बच्चा होता है या जो व्यक्ति होता है वो हमारे देश का आत्मसम्मान कर सके, वो वैल्यूज का निर्माण बच्चे के अंदर किया जा सके, नैतिकता का विकास बच्चे के अंदर यहाँ पर किया जा सके, क्रिटिकल थिंकिंग का विकास बच्चे के अंदर किया जा सके, ठीक है। ये नहीं कि सोच से सिर्फ भारतीय है, भाई मैं भारतीय हूँ, मुझे बड़ा गर्व है अपने भारतीय होने पर। तूने क्या करा है, करा था कुछ ना यार, पतंग काटी थी 15 अगस्त पे। ये विजन नहीं है शिक्षा नीति 2020 का, ठीक है। तो अगर भारतीय बनना है तो सभी चीजें अपनानी पड़ेगी, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये शिक्षा नीति 2020 में विजन दिया गया है। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा था ईसीसी के लिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए, जो आपका क्वेश्चन पूछा था, जो आपका फाउंडेशनल स्टेज के लिए है, तो यहां पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा, कहा गया भाई हमारा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन था जो यहां पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि ईसीसी का उद्देश्य क्या होना चाहिए। उद्देश्य यहां पर पूछ लिया। पहला, शिक्षार्थियों में परिकलन कौशलों का विकास करना, यानी कंप्यूटेशनल स्किल का विकास करना। देखिए कंप्यूटेशनल स्किल अमूर्त सोच की वजह से होती है, यहां पर बच्चों को अमूर्त रूप से सोचना पड़ेगा। लेकिन यार फाउंडेशनल स्टेज के अंदर तो बच्चा सोच ही नहीं सकता अमूर्त रूप से। मान लीजिए मैथमेटिक्स कैलकुलेशन कर रहा है कंप्यूटेशनल स्किल के अंदर, बच्चा कैसे सोचेगा, छोटा बच्चा यार फाउंडेशनल स्टेज के अंदर 3-4 साल का बच्चा मान लीजिए, तो बच्चा जो सोचेगा वो मूर्त रूप से सोचेगा, कॉन्क्रीट वे में बच्चा सोचेगा, ना कि अमूर्त रूप से बच्चा यहां पर चीजें सोच पाएगा, चीजों को कर पाएगा। टू डेवलप बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स अमंग लर्नर्स, बिल्कुल ठीक, शिक्षार्थियों में मूल गणन कौशलों का विकास करना, बेसिक न्यूमरेसी का विकास करना। जोड़ घटा बच्चों को मान लीजिए आप लोग सिखाना चाहते हो तो सिखा दीजिए, बच्चों को काउंटिंग सिखाना है, ठीक है। तो इन बेसिक जो न्यूमरेसी होती है, ठीक है, इनका विकास बच्चे के अंदर हमें करना है, क्योंकि बच्चा यार इस चीज की बात दी हुई है, ठीक है। तो इतना छोटा बच्चा है तो बेसिक न्यूमरेसी का विकास आप उसके अंदर कर सकते हो। संख्याओं के नाम लिखना सिखाना या उनको गिनती और पहाड़े याद कराना, ये पहाड़े हमारे याद कराए जाते थे, हम स्कूल के अंदर ऐसे बैठते थे, देखो तुम भी बैठे होंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, गर्दन हिलती रहती थी। तो हमें मान लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ किसी को 1 लाख तक पहाड़े याद है, तो करे क्या उसका 1 लाख के पहाड़े का, वो कहीं यूज आता है क्या 1 लाख के पहाड़े। तो हमें बच्चों को ये कोई भी चीज याद नहीं करानी है, ठीक है, समझ गए। और ईसीसी के लिए क्या महत्वपूर्ण है, बेसिक आपको न्यूमरेसी उसके अंदर डेवलप करनी है। शिक्षा नीति 2020 ने जो इसका टारगेट रखा हुआ है, 2030 तक इसका टारगेट रखा हुआ है कि बेसिक न्यूमरेसी हमारे देश भर के अंदर 2030 तक सभी के अंदर यहां पर डेवलप हो जानी चाहिए। समझ गए आप लोग ईसीसी के बारे में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या स्क्रीन पर दिया हुआ है, जरा उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है आपके सामने, एनईपी 2020 क्या प्रस्तावित करती है, अभी देखते हैं भाई। पहला, विद्यालय की जो पाठ्यचर्या होती है उसकी विषय वस्तु में कटौती की बात करती है, बिल्कुल ठीक बात है। स्कूल का जो करिकुलम होता है या सिलेबस जो होता है उसमें किसकी बात करती है, कटौती की बात करती है। देखिए शिक्षा नीति 2020 ने ये वाली बात कही है। अब ये स्कूल में कटौती की कोई नई बात नहीं है। 1992 के अंदर प्रोफेसर यशपाल कमेटी आई थी जिसने अपनी रिकमेंडेशन दिया था लर्निंग विदाउट बर्डन, की शिक्षा बिना बोझ के। आपने देखा होगा जब आप लोग स्कूल के अंदर पढ़ते होंगे या जैसे हम स्कूल के अंदर पढ़ते थे तो भारी भारी बैग लेकर जाते थे, कॉपी भी उसके अंदर भरी पड़ी है, किताबें भी उसके अंदर भरी पड़ी है। हमारे तो ज्यादातर हमारी मम्मी आती थी, ठीक है, तो हफ्ते के अंदर 2-3 बार तो हम रिक्शा से जाते थे मम्मी के साथ, कभी कभी पैदल भी जाते थे, ठीक है, और मम्मी हमारे बैग टांगे रखती थी। अब सोचो अगर ये इतने भारी भारी बैग बच्चों के कमर पर रखेंगे तो इसके लिए क्राइटेरिया भी फिक्स करा था, हालांकि यशपाल कमेटी ने भी करा था, और आपके केंद्रीय विद्यालय के अंदर तो पर्टिकुलर क्लास वाइज बता दिया था कि बैग का वजन कितना होना चाहिए, ठीक है। और शिक्षा नीति 2020 के अंदर भी बताया गया है
10 दिन तक बैगलेस डे पीरियड मनाया जाएगा, ठीक है। यानी 10 दिन साल के अंदर ऐसे होंगे जहां पर बच्चों को बैग ही नहीं लाना, एक्टिविटी के माध्यम से उसको कोई चीजें करानी है, कोई गेम उसको या किसी प्रकार का कौशल उसको यहाँ पर सिखाना है। तो आपको स्कूल के अंदर कंटेंट ज्यादा नहीं रखना, आपको बच्चों को जो कॉपी किताबें होती है, सिलेबस होता है, करिकुलम होता है, और दुनिया भर का नहीं रखना आपको। आजकल तो प्राइवेट स्कूल है, वहां पर लॉकर बने हुए हैं, तो बच्चा अपना स्कूल वही रख देता है, स्कूल कह रहा हूँ, अपना बैग वही रख देता है, कॉपी किताबें वही रख देता है, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर अभी कम आता जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके आएगा ये भी। तो जो स्कूल का करिकुलम हो, सिलेबस हो गया, उसमें कटौती करनी चाहिए भाई, ठीक है। क्या करनी चाहिए? उसमें कटौती करनी चाहिए। शिक्षा का प्रारूप बहुत चेंज हो रहा है, अभी आप लोग जानते जाओगे ना, जब आपको पता चलेगा, जब आप लोग पूरी क्लास एग्जाम तक देख लोगे कि कितनी चीजें चेंज हो गई है। तो इसमें कटौती की बात करता है। दूसरा, ये बात तो ठीक है, विद्यालय की पाठ्यचर्या यानी करिकुलम के लचीलेपन में वृद्धि की बात करता है, बिल्कुल ठीक बात है। जो स्कूल का करिकुलम या सिलेबस हो वो फ्लेक्सिबल हो, ये बात मैंने इससे पहले पॉइंट के अंदर भी आपको बताई थी कि फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है। करिकुलम कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल करिकुलम या रिगिड करिकुलम? फ्लेक्सिबल, लचीला पाठ्यक्रम, ना कि कठोर पाठ्यक्रम आपके लिए होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी बात करता है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा आपके सामने दिया है, रटन तदिगम को महत्व देना, यानी कि रोट लर्निंग को महत्व देना। रोट लर्निंग को देखकर रट्टा मार देना, रट्टा मतलब कभी भी रट्टा नहीं मानना, ठीक है। रोट लर्निंग का मतलब क्या होता है? रटना, याद करना। जैसे मैंने बताया, हमने जब हम छोटे से थे तो हमने पहाड़े याद कर लिए, दो एकम दो, दो दूनी चार, क्या करे भाई उस पहाड़े का। बहुत से बच्चे होते हैं किताबें याद कर लेते हैं, ठीक है। मुझे खुद भी ध्यान है, जब मैं छोटा था तो मैंने एक किताब थी मेरी हिंदी की, मैंने पूरी याद कर ली, ठीक है। उस टाइम पर मतलब इतनी मेरी मेमोरी, मतलब मेरी हाई कह सकते हो आप लोग, ठीक है। उसके लिए मुझे स्कूल से कुछ प्राइज भी मिले थे उस टाइम पर, ठीक है। लेकिन करे क्या, उसका कहाँ पर काम आएगी वो याद करने की चीजें। तो शिक्षा नीति 2020 ने कहा है कि आपको रोट लर्निंग की तरफ नहीं, बच्चों को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर जाना है। किसकी? बच्चों को आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर जाना है, यानी कि संप्रत्यात्मक समझ की ओर लेकर जाना है। और किसको लेकर जाना है? तुमको, ठीक है। बच्चों को लेकर तो जाएंगे, तुम बड़े वागड़ बिल्लों को भी लेकर जाना है। जो आपका खासकर सीटेट का एग्जाम है, सिलेबस आपका फिक्स है, लेकिन एग्जामिनर का पूछने का तरीका इतना बढ़िया होता है। अगर किसी बच्चे ने चीजों को समझा है, गहराई तक जाकर सभी कंसेप्ट समझा है, तो आपने देखा होगा कितने बच्चे हैं, मतलब 130 प्लस वालों की तो लाइन लगी रहती है, मैंने इंटरव्यू उनके डाले हुए अपने चैनल के ऊपर, वो समझते हैं चीजों को। अब रट्टा मानने से काम आपका नहीं चलेगा, तो आपको रट्टा नहीं मानना, रोट लर्निंग नहीं करनी, खुद भी आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करनी है। कंसेप्ट को समझना है, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है कि भाई क्या है इस कंसेप्ट के अंदर। एग्जामिनर कहीं से भी घुमा के पूछ ले, आप उसका आंसर 100% दे दोगे। बस आपको चीजें गहराई तक जाके जितना हो सके समझिए। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आप लोग मेरी डेली एक क्लास देख लेते हो ना, तो आपके लिए वो काफी रह जाती है, क्योंकि मेरी क्लास 1 घंटे 1.5 घंटे के आसपास रहती है, जिसके अंदर मैं बहुत चीजें समझाने की कोशिश आपको करता हूं। इसलिए क्वेश्चन आंसर पर फोकस कम, समझने के ऊपर फोकस करिए। ये बात मैं नहीं कह रहा, शिक्षा नीति की तो मान लोगे, अगर मेरी नहीं मानोगे तो ठीक है। तो रटन तदिगम को महत्व देने की बात नहीं करता, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को महत्व देने की बात करता है। फोर्थ पॉइंट आपका विवेचनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, या जिसको समालोचनात्मक चिंतन कह सकते हो, लेकिन इंग्लिश में याद कर लो भाई, दुनिया भर के नाम हिंदी में दिए रहते हैं। जिसको कहा जाता है क्रिटिकल थिंकिंग। क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है आपका क्रिटिकल थिंकिंग, जिसको कहा जाता है। इस क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर तो इतना फोकस आज की डेट के अंदर स्कूल और हमारे शिक्षण व्यवस्था के अंदर किया जा रहा है कि बच्चों को रट्टू तोता नहीं बनाना, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाना है। क्रिटिकल थिंकिंग, जब बच्चा खुद अपनी समझ के आधार पर सही गलत का डिसीजन ले सके कि भाई क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, या मुझे क्या करना है अपनी तरफ से। तो इस प्रकार की जब क्रिटिकल थिंकिंग बच्चा करे, तो उसको ज्यादा से ज्यादा आपको बढ़ावा देना है। और इसको बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी चीजें कराई जा रही है। इनफैक्ट जो स्कूल के अंदर असेसमेंट होता है, वो आपका क्रिटिकल थिंकिंग पर अब किया जा रहा है। जब हम स्कूल के अंदर रहते थे तो हमारा असेसमेंट कैसे करते थे स्कूल के टीचर? चलो भाई तुम्हारा आज टेस्ट है, चलो भाई तुम्हारा आज डिक्टेशन है, या तुम्हारा आज इमला है, और उसमें टेस्ट लेते थे। नंबर कम आ गए, मुर्गा मुर्गा बना दे, मतलब बने होंगे मुर्गे मुर्गे तो। लेकिन आज की डेट के अंदर हमें बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को देखना है। जैसे मैंने कहा, गवर्नमेंट की तरफ से जो प्लान आया ओपन बुक एग्जाम, जिसको मैं बार बार कहता हूँ, और आपके एग्जाम में भी एक बार आ गया था, कि अपने बोर्ड के एग्जाम में किताबें खोल लो भाई किताब लेकर जाओ बोर्ड के एग्जाम में, जो आप लोग यहाँ पर फर्रे बना के जाते थे, ठीक है। तो किताब लेकर जाओ। क्यों? जो भी क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है, किताब से देखो, उसको समझो, और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उसका सही आंसर दो। जो यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करके सही कंसेप्ट लिखेगा, सही चीजों को अपनी समझ के आधारित लिखेगा, उसको ज्यादा नंबर यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने की, यानी महत्व देने की बात करी जाती है, ये ठीक है आपका। यानी यार आपका सिर्फ इसके अंदर एक गलत था, थर्ड, पहला दूसरा चौथा, यही ना, पहला दूसरा और चौथा, थर्ड आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। समझे आप लोग? एक क्वेश्चन से कितने सारे कंसेप्ट यहाँ पर आपके निकले हुए हैं, ठीक है। चलिए वेरी गुड भाई।
130 प्लस लाने के लिए आप भी बिल्कुल बेकरार है, बिल्कुल आएंगे भाई आपके, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे आपके, अगर आप मेहनत करके लगे रहे तो, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं होती है, पता नहीं यार कितने ला रखे हैं, ठीक है, तो आप भी ले आओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि एनईपी 2020 में प्रस्तावित बदलाव है, यानी क्या बदलाव यहां पर किए थे एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग। पहला, मानकीकरण से लचीलेपन की बात करता है, बिल्कुल ठीक बात करता है। मैंने कहा था जहां भी मानकीकरण या मानक दिखे देखते काटा मार देना, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन की बात करता है। चाहे मानकीकृत आकलन हो, चाहे मानकीकृत पेपर हो, चाहे मानकीकृत आपका टेस्ट हो, चाहे मानकीकृत आपका लाना हो, चाहे मानकीकृत आपका फलाना हो, कुछ भी हो, बस मानकीकृत देखते काटा मार देना, बाकी सब मैं देख लूंगा, ठीक है। तो मानकीकृत से किसकी बात करता है, यह बात करता है लचीलेपन की, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है, यानी हमको कोई भी स्टैंडर्ड सेट नहीं करने। सीटेट ने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, 150 में से 90 नंबर जो जनरल कैटेगरी का लाएगा वो पास है, और जिसका 89 है जनरल कैटेगरी वाले वो फेल है। तो स्टैंडर्ड सेट नहीं करने हमें इस प्रकार के, ठीक है, जो आपके लिए यहाँ पर स्टैंडर्ड सेट किए रहते हैं। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाती है। अब क्या हो गया सर, हमारे लिए भी होना चाहिए, अभी वो छोटे बच्चों के लिए तुम्हारे लिए तो गला काट प्रतियोगिता है, ये गला काट, ठीक है, अभी तो सीटेट का एग्जाम है, तो सभी पास हो जाओगे, सभी खुश हो जाओगे, वाह वाह वाह। उसके बाद जब वैकेंसी निकलेगी, जब गला काट प्रतियोगिता रहेगी, दूसरे से आगे निकलने की प्रतियोगिता रहेगी, क्या करे भाई, एजुकेशन सिस्टम है, चेंज होना चाहिए था, इसके लिए रिकमेंडेशन गई भी थी, लेकिन इस चीज को ऐड नहीं किया गया। तो मैंने कहा ना, बहुत सारी चीजें ऐसी जो आपकी इसके अंदर ऐड नहीं है, तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ होना चाहिए था, लेकिन हमसे बड़े बड़े विद्वान इसके अंदर बैठे थे, अब पता नहीं क्या चीजें सोची थी। लेकिन अब देखिए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, ट्रेनिंग्स का काफी हिस्सा रहा है मुझे, ठीक है, काफी एक्सपीरियंस रहा है, तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ ना कुछ पॉइंट तो मेरी तरफ से भी निकलते होंगे, ठीक है। तो वो एज ए रिकमेंडेशन के तौर पर गए, तो उनके ऊपर विचार भी करना चाहिए, क्योंकि जो ऑलरेडी टीचर पढ़ा रहे हैं, जिनको अनुभव हो गया है, तो वो कुछ ना कुछ अपने अनुभव के आधार पर बताएंगे। ये नहीं कि आज मेरे दिमाग में कुछ आ गया जी ये भी इसके अंदर शामिल कर दो, ऐसी बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। देखिए, अगली बात दी हुई है फॉर्मेटिव टू समेटिव असेसमेंट, जी नहीं, समेटिव टू फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करता है। मैंने आपको क्या बताया, शिक्षा नीति 2020 ने कहा हुआ है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट को बढ़ाना है और समेटिव को कम करना है, ठीक है, ये इससे पहले क्वेश्चन के अंदर हो गया। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से लर्निंग फॉर एग्जाम की तरफ जाना है, जी नहीं, लर्निंग फॉर एग्जाम से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाना है, यानी हमें एग्जाम के लिए नहीं सीखना, एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना, हमें समझने के लिए पढ़ना है, ठीक है। किसके लिए पढ़ना है, समझने के लिए। जैसे मैंने कहा, अगर आप इस सब्जेक्ट के अंदर निपुण हो जाते हो, निपुणता हासिल कर लेते हो, मास्टरी हासिल कर लेते हो, तो मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी, आप लोग अपना खुद का ही सीडीपी भाई आप लोग अपना नाम रख दीजिए, वो पढ़ाना शुरू कर दोगे, पैडागोजी भाई आप कुछ भी पढ़ा दोगे, क्योंकि पैडागोजी को मैं बार बार एक कहता हूँ, पैडागोजी को किसी किताब से नहीं पढ़ सकते आप लोग। पैडागोजी आपको सिर्फ वही टीचर बता सकता है जिसको पैडागोजी की नॉलेज हो, जिसने पैडागोजी सही से पढ़ी हो, पैडागोजी सही प्रकार से बच्चों को पढ़ाई हो, बच्चों के साथ एक्सपीरियंस यहाँ पर ले आओ, वही इसी प्रकार से पैडागोजी कर सकता है। क्या पता आप वो बन जाओ, ठीक है, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते हो जाता है। अगला है बहुविषयकता से कठोरता, जी नहीं, रिगिडिटी से मल्टी डिसिप्लिन की बात करता है, जो इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 11 बताया था, टुवर्ड्स अ मोर होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, कि बच्चों को मल्टी डिसिप्लिनरी और होलिस्टिक यानी कि बहुविषयकता और समग्र शिक्षा की ओर हमको लेकर जाना है, ना कि कठोरता की तरफ लेकर जाना है। तो आप लोग समझ गए महत्वपूर्ण चेंज यानी महत्वपूर्ण बदलाव क्या क्या शामिल थे। बट इसने जो हमसे क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन हमारा पहला ठीक है, क्योंकि मानकीकरण से लचीलेपन की बात करता है। ये ऑप्शन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए, इसलिए मैंने ये ऐसे क्वेश्चन रिपीट नहीं करे, ठीक है। मैंने कहा कुछ फायदा ही नहीं था, क्योंकि यहीं पर आपको चीजें समझ में आ गई। तो सारे ऑप्शन को निचोड़ा करो भाई, तभी आपकी पैडागोजी बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगी, तभी आपकी कंसेप्ट की समझ बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगी। सारे ऑप्शन को निचोड़ा करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन देता है कि एनईपी 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। देखिए, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने आया वो आया लैंग्वेज से, और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर लैंग्वेज के अंदर यहां से देखने को मिलता है, ठीक है। और ये आपका सीडीपी के अंदर भी आया हुआ है। अपनी मातृभाषा यानी अपनी मदर टंग में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक होता है। देखो, कि आप किसी प्रकार की एजुकेशन ले रहे हो, टेक्नोलॉजी की ले रहे हो, या खुद अपना शिक्षण कर रहे हो, सबसे जो मेन बात है वो है बच्चे की मातृभाषा। सबसे इंपॉर्टेंट आपको किसको मानना है, बच्चे की मातृभाषा को मानना है। जब बच्चा महत्वपूर्ण है तो बच्चे की मातृभाषा महत्वपूर्ण नहीं होगी, बताओ भाई, बताओ होगी ना बच्चे की मातृभाषा। तो शिक्षा नीति 2020 में ये वाली बात कही गई है कि कम से कम क्लास 8 तक, ठीक है, कम से कम क्लास 8 तक आप बच्चों को जो शिक्षण दोगे ना, वो बच्चों को शिक्षण उनकी मातृभाषा में दोगे, क्योंकि बच्चे की मातृभाषा किसी भी चीज को सीखने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अब देखो, थोड़ी सी मैं आपको चीजें समझा देता हूं, तो उसके बाद आपको काफी चीजें यहां पर समझ में आएगी, और आपके एग्जाम में ये यहां से एक दो क्वेश्चन जरूर आपके सामने टकराएंगे।
अब मैंने कहा मातृभाषा का, ठीक है, मैंने किसका जिक्र करा, मैंने जिक्र करा मातृभाषा का। अब देखिए आपकी और हम सभी की अलग अलग मातृभाषाएं होती है, अलग अलग मदर टंग होती है। मान लीजिए मेरी मातृभाषा भाई हिंदी है, आप में से किसी की तमिल होगी, किसी की मान लीजिए असमी होगी, किसी की मान लीजिए गुजराती यहाँ पर होगी, ठीक है, किसी के मान लीजिए मराठी होगी। तो हर किसी की अलग अलग मातृभाषाएं होती है। लेकिन जो बच्चा सबसे ज्यादा कंफर्टेबल जो होता है वो मातृभाषा के अंदर होता है। इसलिए मातृभाषा को हमेशा क्या मानना है, एक महत्वपूर्ण संसाधन, एक महत्वपूर्ण रिसोर्स के रूप में मानना है। किसके रूप में मानना है, एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में आपको मानना है। क्यों मानना है, अब देखो इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है महत्वपूर्ण के रूप में क्यों मानना है। क्योंकि जो छोटा बच्चा जो होता है ना, जब स्कूल के अंदर जाता है तो ब्लैंक पेपर के समान नहीं होता। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। बच्चा स्कूल में अपनी मातृभाषा भी लेकर जाता है। बच्चा स्कूल में अपनी मातृभाषा लेकर गया और मान लीजिए उसकी मातृभाषा कोई दूसरी है और टीचर की मातृभाषा हिंदी है। अब टीचर ने कहा अरे कौन सी भाषा का आ गया, इसको दूर रखो, ठीक है, पता नहीं क्या बोल रहा है, मेरी खुद ही समझ में नहीं आ रही। ये वाली अप्रोच टीचर को नहीं रखनी। टीचर को क्या अप्रोच रखनी, अच्छा ये वाली मदर टंग का बच्चा यूज कर रहा है तो उसकी मदर टंग को बढ़ावा देना है। क्या देना है, उसकी ही मदर टंग को ज्यादा बढ़ावा देना है कि बेटा पूछ, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा अपनी भाषा में पूछ, जैसा भी पूछ रहा है बेटा पूछ, ठीक है। तो उसको यहाँ पर आपको प्रोत्साहित करना है, उसको इनकरेज करना है ताकि बच्चा अपनी क्योंकि सबसे ज्यादा कंफर्टेबल बच्चा अपनी मातृभाषा में होता है। देखिए हम लोग भी है, मान लीजिए हमें कोई भी लैंग्वेज आ जाए लेकिन सबसे ज्यादा कंफर्टेबल अपनी मातृभाषा के अंदर होते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे कभी हम बात कर रहे थे तो जैसे मान लीजिए किस बार गुस्सा आ गया, गाली गलौज की बात आ गई, मजा नहीं आता इंग्लिश गालियां देने में, है भाई। मजा किस में आता है, देसी गाली देने में मजा आता है। तो देखो आदमी जो मजा भी ढूंढता है गालियों में भी, वो भी अपनी मातृभाषा में सुनता है। अपनी मातृभाषा में अलग अलग प्रकार की सबने गाली बनाई हुई है, उसमें आनंद सा आ जाता है, उसमें सामने वाले को निचोड़ देता है। इंग्लिश में पता ही नहीं चलता, पता नहीं कौन सी गाली दे रहा है। तो देखो बड़ों लोगों का ये हाल है तो बच्चा कितना कंफर्टेबल होगा अपनी मातृभाषा में जब बड़ों का ये वाला हाल है। अब आप लोगों ने देखिए जैसे क्लासरूम है, यहाँ पर अलग अलग भाषा वाले बच्चे हैं, ठीक है, मैंने बता दिया कोई हिंदी बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है। अब ये क्या जो बहुभाषिकता आपको देखने को मिल रही है, ये जो आपको बहुभाषिकता यहाँ पर देखने को मिल रही है, यानी कि मल्टीलिंग्वलिज्म आपको देखने को मिल रहा है। बहुभाषिकता का क्या मतलब होता है कि एक क्लास में या एक स्कूल में एक से ज्यादा वाले बच्चे, एक से ज्यादा भाषा वाले जहां बच्चे होते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा भाषा वाले जो जहां बच्चे होते हैं वो होता है आपका बहुभाषिकता, ठीक है, वो होता है आपका बहुभाषिकता यानी मल्टीलिंग्वलिज्म। जैसा हमारा देश है, हमारे देश के अंदर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है तो बहुभाषिकता वाला देश है हमारा, ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ पर समझिए। तो इसलिए मातृभाषा को बड़ा महत्वपूर्ण माना है, इस बहुभाषिकता को भी एक संसाधन के रूप में माना है। अब देखो क्यों इसको माना है, जरा इसके ऊपर नजर डालिए। अब अलग अलग मातृभाषा वाले यहाँ पर बच्चे हैं, एक बच्चा अपनी मातृभाषा में दूसरे वाले से कुछ बोलेगा, उसको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि ये पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहा है, दूसरे वाला तीसरे से कुछ बोलेगा। तो यहाँ पर मातृभाषा का आदान प्रदान होगा। जब मातृभाषा का आदान प्रदान होगा तो हमें कुछ ना कुछ दूसरे बच्चे की मातृभाषा के शब्द हमें भी सीख जाएंगे। क्योंकि छोटा बच्चा कैसे सीखता है, अनुकरण के माध्यम से सीखता है। छोटा बच्चा कैसे सीखता है, वो अनुकरण यानी कि इमिटेशन के माध्यम से सीखता है। तो जब इस प्रकार से भाषा जो बच्चे, प्रत्येक बच्चे की मातृभाषा उसका आदान प्रदान होगा तो क्या बच्चे का शब्द भंडार नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल। जो बच्चे की वोकैब होती है यानी कि बच्चे का जो शब्द भंडार होता है, तो बच्चे के शब्द भंडार में यहाँ पर वृद्धि होगी। क्या होगी, बच्चे के शब्द भंडार में यहाँ पर वृद्धि होगी, नए नए शब्द यहाँ पर वो सीखेगा, अलग अलग भाषा वाले शब्द सीखेगा, ठीक है। तो अच्छा देखो, जब जब मैं अपने बता रहा हूँ, मेरी बहुत साल पहले पोस्टिंग हुई थी एक जगह, ठीक है, तो ये आपका इधर का एरिया था, पूर्वांचल यूपी का। तो वहां पर एक ने कहा सर जी मूंड फिरायत है। मैंने कहा मूंड फिरायत है, मैंने कहा मूंड फिर गया है क्या यहाँ पर, यानी पेट दर्द को बोल लेते मूंड फिरायत है। तो जैसे धूप होती है ना, तो धूप के अंदर मान लीजिए अगर कोई बच्चा बैठेगा, सर जी घाम लागी जाए, मैंने कहा घाम, घाम क्या होता है भाई, घाम का मतलब धूप होता है। तो वो बच्चे की मातृभाषा होती थी, बड़ा मजा आता था। जैसे मान लीजिए वहां पर लोकल के लोग होते थे, आपस में लड़ाई करते थे, अब समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, गाली गलौज चल रही, पर मजा आता था, देखो मातृभाषा में कुछ ना कुछ तो बोल ही रहे, ठीक है। तो थोड़े दिनों में मैं भी सीख गया वहां पर, तो शब्द भंडार में मेरी भी वृद्धि होगी, इसी प्रकार से बच्चे के भी शब्द भंडार में वृद्धि हो जाएगी। एक क्वेश्चन जो कई बार आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा गया, जब बच्चा एक दूसरे की मातृभाषा इस प्रकार से सीखेगा, आदान प्रदान होगा, तो प्रत्येक भाषा से उसकी संस्कृति जुड़ी होगी है, तो क्या संस्कृति का आदान प्रदान नहीं होगा। जैसे मैंने कहा चलो पूर्वांचल यूपी में बहुत साल पहले की बात है, मतलब लगभग 5 साल पहले की बात। तो प्रत्येक बच्चे की मातृभाषा से जुड़ी उसकी संस्कृति भी रहती है, तो क्या संस्कृति का आदान प्रदान नहीं होगा, बिल्कुल संस्कृति का भी आदान प्रदान होगा। जब संस्कृति का आदान प्रदान होगा तो बच्चा जो संस्कृति होती है, जो कल्चर होता है, प्रत्येक बच्चे से जुड़ी संस्कृति को यहाँ पर सम्मान देगा। देखो कितनी बढ़िया बात है, हम बच्चे को शुरुआत से ही हर धर्म, हर जाति, हर भाषा, इनफैक्ट उसके कल्चर को भी सम्मान देना सिखा रहे हैं।
इसलिए तो इसको एक बहुभाषिकता को, एक मातृभाषा को एक संसाधन के रूप में देखा गया है, इतना महत्वपूर्ण इसको माना गया है। यही तो शिक्षा नीति 2020 का विजन है। और ऐसी बात नहीं है शिक्षा नीति 2020 में आया, जो 1968 के अंदर जो आपकी पहली शिक्षा नीति आई थी उसमें भी ये वाली बातें कही गई थी, उसमें भी इन चीजों को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया था। ठीक है, तो ये अभी कोई नई बात नहीं आई है, ये पहले से चलती आ रही है। ठीक है, समझ गए आप लोग यहाँ पर इस बात को। तो अगर हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि मातृभाषा बाधक बनती है, यार मातृभाषा बाधक नहीं बनती। ठीक है, मातृभाषा बाधक नहीं बनती, हेल्प करती है, तो यहां पर हेल्प आना चाहिए था। दूसरा, विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। गलत। बच्चे की जो पहली भाषा होती है, प्रथम भाषा बच्चे की कौन सी होती है? बच्चे की प्रथम भाषा उसकी मातृभाषा होती है। तो स्कूल को या टीचर को क्या काम करना चाहिए? उसकी प्रथम भाषा कौन सी, जो भी उसकी मातृभाषा होती है, चाहे कोई भी मातृभाषा हो, उसको सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि इंग्लिश को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, आजकल तो हर चीज इंग्लिश के अंदर बोली जाती है। ठीक। तीसरा, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, किसके? बहुभाषी होने के। जो बाल विद्यार्थी है बहुभाषी होने के, यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म की यहां पर बात करी जा रही है। किसकी? मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करी जा रही है, जहां पर अलग अलग भाषा वाले बच्चे रहते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के क्या होते हैं? उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं, जो मैंने आपको बताया, शब्द भंडार में वृद्धि होती है, संस्कृति का सम्मान करता है, उसके अलावा बच्चा आपस में आदान प्रदान करता है, एक दूसरे की मातृभाषा सीखता है, उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। थर्ड ठीक हो जाएगा। द्विभाषिक उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। जी नहीं, बाइलिंगुअल अप्रोच। अब दूसरी भाषा मान लीजिए भाई यहां पर बच्चा सीख रहा है, तो किसी चीज में रुकावट थोड़ी डालेगा, हेल्प ही करेगा। ये भी आपका गलत है, सिर्फ आंसर इसके अंदर आपका थर्ड सही हो जाएगा। बहुभाषिकता होने के आपके उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। देखिए आपके शिक्षा नीति 2020 में जो आपके होट्स होते हैं, ठीक है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्या होते हैं? HOTS, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। कौन से? हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, यानी जो एनालिसिस होता है, जो सिंथेसिस होता है, जो बच्चों का इवैल्यूएशन यहाँ पर किया जाता है, इनको ज्यादा बढ़ावा देने की बात करी जा रही है। इन पर आधारित आपके जो एनसीईआरटी की जो किताबें रहती है, जो सीबीएसई की जो स्कूल है, इन पर आधारित आपका बच्चों का टेस्ट ले रहा है, तो होट्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने की बात करता है। ठीक है, तो इसमें जो मैं हमारा था आंसर था, वो थर्ड आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ये मातृभाषा और बहुभाषिकता का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा देखो, अगर आप लोगों की स्टेट गवर्नमेंट में, खुद के स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अगर जॉब लगी तो तब तो कोई बात नहीं है। मान लीजिए अगर केवीएस में या एनवीएस के थ्रू मान लीजिए लग जाती है, ठीक है, अलग अलग स्टेट के अंदर आपको पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है, तो वहां जाकर फिर आपको फिर ये भाषा की दिक्कत आएगी। और इनफैक्ट जैसे केवीएस के अंदर तो आपकी और भी दिक्कत आएगी, वहां पर अलग अलग राज्यों के बच्चे मिलेंगे, कोई हरियाणवी वहां पर बोलेगा, ठीक है, कोई आपका दिल्ली का वहां पर बोलेगा, कोई आपका गुजरात का बोलेगा, कोई कहीं का बोलेगा। तो भाषाओं की बहुत मतलब विविधताएं तो है। ठीक है, विविधताओं में एकता की बात करता है, लेकिन यहाँ पर टीचर का काम बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है स्क्रीन पर? नेक्स्ट आपके सामने दिया हुआ है, एनईपी 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में अलग अलग सब्जेक्ट में ओलंपियाड और प्रतियोगिता, यानी कि ओलंपियाड और कॉम्पिटिशन होते हैं। देखिए ओलंपियाड कॉम्पिटिशन होते हैं, जैसा आप लोगों ने ओलंपिक गेम्स देखे हुए हैं ना, तो ओलंपिक गेम के अंदर क्या होता है, अलग अलग जो आपके एथलीट होते हैं अलग अलग गेम से जुड़े हुए, वो ओलंपिक गेम के अंदर जाते हैं, वहां पर पार्टिसिपेट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, और जो अपने सब्जेक्ट के अंदर जीत जाता है वो विनर बन जाता है वहां पर। इस प्रकार से ओलंपियाड होते हैं। ठीक है, ये आपके शुरुआती लेवल से शुरू हो जाते हैं, जब बच्चा छोटा होता है 12 तक भी चलते हैं आपके। तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर दोनों तरफ से होते हैं आपके ओलंपियाड। यहाँ पर बच्चों का इस प्रकार के उनके कॉम्पिटिशन होते हैं। नेशनल लेवल पर अगर कोई बच्चे टैलेंटेड है, आपस में उनका कंपटीशन होगा। इंटरनेशनल लेवल पर फिर उनको ले जाया जाएगा, तो अलग अलग देशों के भी वहां पर बच्चे फिर आपस में कंपटीशन करेंगे। तो इस प्रकार के ओलंपियाड जो आपके पेपर होते हैं, तो क्वेश्चन ये पूछा है, इस प्रकार के ओलंपियाड पेपर या कंपटीशन क्या होते हैं? ये सरल होनी चाहिए, सरल हो जाएंगे तो फिर तो हर कोई ले लेगा, आप में से भी 2-4 चले जाएंगे। ठीक है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, आजा तू भी भाग ले ले। इसमें टैलेंटेड बच्चे जाते हैं भाई, एक से एक निखरे हुए बच्चे जाते हैं। ये मजबूत होनी चाहिए। कैसी मजबूत? यानी कि स्ट्रेंथ होनी चाहिए इसके अंदर, मजबूत होनी चाहिए। जो आपके ओलंपियाड, आपके कंपटीशन और ये जो प्रतियोगिता होती है, टफ होते हैं, बड़े आसान नहीं होते ये। ठीक है, जब इनकी किताबें भी उठाने बैठोगे ना, तो तब आपको पता लग जाएगा। ठीक है, जो आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, तो एनसीईआरटी की तरह जो बच्चों के यहाँ पर टेस्ट होते हैं बड़े बेहतरीन होते हैं, कभी मतलब पढ़ के देखना, आपको मजा आएगा। तो इस प्रकार के ओलंपियाड कॉम्पिटिशन यहाँ पर होनी चाहिए, ताकि बच्चे का यहाँ पर हर प्रकार से उसकी क्षमता को बढ़ाया जा सके। थर्ड आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। डिस्करेज नहीं, एनकरेज करना है इसको, और रिड्यूस नहीं, इसको बढ़ाना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दिव्यांग छात्र, अब देखिए यहां पर आपके डिसेबल्ड जो आपके स्टूडेंट है, जो दिव्यांग छात्र है, जो किसी ना किसी डिसेबिलिटी से ग्रसित है, मैंने आपको बताया हुआ था आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, ये एक्ट पूरा का पूरा मैंने आपको
इससे पहले क्लास के अंदर पूरा समझाया था, या आप लोगों ने अगर मेरी सीडीपी वाली किताब ली होगी, इस एक्ट से संबंधित मैंने क्वेश्चन आंसर के साथ साथ में इस एक्ट को डिटेल में भी वहां पर दिया हुआ है, ठीक है, जितना आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। वरना ऑनलाइन भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, अदरवाइज आप लोग यूट्यूब पर सर्च करना, जो भी टॉपिक आपको चाहिए होता है तो आप लोग सीडीपी सीटेट या जो भी टॉपिक, उसको लिखकर मेरा नाम लिख दिया करो। तो जब आप लोग इस एक्ट को पढ़ोगे, ये एक्ट किसके लिए, ये दिव्यांग लोगों के अधिकारों की बात करता है। जो जो दिव्यांग लोग हैं, जो किसी ना किसी दिव्यांगता से ग्रसित है, कोई देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता सही से, कुछ भी XYZ, तो उनके अधिकारों की बात करता है ये जो एक्ट है। अब यहां पर इसने क्वेश्चन पूछा है कि जो दिव्यांग छात्रों की जो शिक्षा है, उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया। अब देखिए, जो RPWD एक्ट है 2016 के अंदर आ गया था। 2016 के बाद शिक्षा नीति आपकी कब आई, शिक्षा नीति आई आपकी 2020 के अंदर। तो शिक्षा नीति 2020 ने क्या काम करा, इस RPWD एक्ट को पूरा उठा लिया कि भाई जो दिव्यांग बच्चों के अधिकारों की बात इस एक्ट के अंदर कही गई है, बढ़िया बात है, तो हम भी वही बात है, हम भी आपके साथ है, तो इस एक्ट को उठा लिया, और जो जो बात इस एक्ट के अंदर कही गई है वही शिक्षा नीति 2020 ने कह दी। तो आपको एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे, मतलब आपके लिए काम आसान हो गया। तो यहां पर जैसे क्या बढ़ावा नहीं दिया गया है, क्वेश्चन हमसे नेगेटिव पूछा है। उपयुक्त इमारती ढांचा, बिल्कुल ठीक बात है, इसको बढ़ावा देने की बात कही गई है कि जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो इन दिव्यांग बच्चों के अनुरूप होने चाहिए। जैसे मैंने बताया, अगर किसी को लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, बच्चा सही से चल नहीं पाता, व्हील चेयर की हेल्प से बच्चा यहाँ पर चल रहा है, तो हम बच्चे की जो क्लासरूम है वो ग्राउंड फ्लोर पर रखेंगे, बच्चे की जो लाइब्रेरी है वो ग्राउंड फ्लोर पर रखेंगे। अगर फर्स्ट फ्लोर पर रखना है तो बच्चे के लिए लिफ्ट आपको लगवानी पड़ेगी, रैंप वगैरह की आपको सुविधा रखनी पड़ेगी। तो इस प्रकार का एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अपने स्कूल का रखना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल कही गई है। दूसरा कहा हो गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, ठीक बात है, एक टीचर और ट्यूटर्स की यहाँ पर बात कही गई है। देखिए, एक बड़ी निराशाजनक खबर यहां पर आपके सामने है, उसको मैं थोड़ा शेयर करता हूं। इसके अंदर जैसे जो आपके हाशिए पर समूह है, यानी जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं, ठीक है, जो सोशली और इकोनॉमिकली रूप से जो आपके पिछड़े बच्चे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर पीटीआर डिसाइड किया गया है। पीटीआर मतलब जो स्टूडेंट और टीचर का रेशियो होता है। अब आप सभी को पता है कि प्राइमरी में स्टूडेंट और टीचर का कितना रेशियो होता है, 30:1 होता है, और अपर प्राइमरी के अंदर आपका 35:1 हो जाएगा। अभी कुछ टाइम पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, एजेंसी का नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा, उसकी तरफ से डेटा निकल कर आया। तो डेटा ये निकल कर आया है कि जो ये आपके आंकड़े हैं, चाहे प्राइमरी के हो, अपर प्राइमरी के हो, चाहे टीजीटी वगैरह के हो, तो भाई ये स्टूडेंट टीचर का रेशियो बहुत कम है। मतलब जो 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, यहाँ पर लगभग 26:1 का रेशियो आया था। मतलब ये रेशियो कम था वहां पर, जबकि बड़ा होना चाहिए। और अपर प्राइमरी पर यानी जूनियर लेवल पर तो और भी ज्यादा निंदनीय यह हालत थी। अब देखे, मैंने निराशाजनक क्यों कहा, निराशाजनक इसलिए कहा, जैसे आप लोग यूपी के अंदर जाओगे तो यूपी के अंदर जाने पर वहां के एजुकेशन मिनिस्टर बार बार ये कह देते हैं ये बराबर है, ये ठीक है, अनुपात समानुपात यहाँ पर बराबर, ठीक है। तो जबकि वहां पर जो रिपोर्ट अभी आती है वो कम की आती है। अब ये मतभेद मतलब किस प्रकार से वो थोड़ा सा समझ में नहीं आता, ठीक है। और जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं, वहां पर स्टूडेंट और टीचर का रेशियो रखा गया 25:1 रखा गया है, यानी 25 बच्चों पर एक टीचर होगा। देखो, सरकार ने काम तो बढ़िया करा हुआ है, सोच बढ़िया करी हुई है, और इसको शिक्षा नीति को बढ़ावा देने की बात कही गई है, लेकिन कुछ चीजें आपको ऐसी करनी पड़ेगी, मतलब किसी भी परिप्रेक्ष्य में, कि आपको अगर कोई कमी लगती है तो उनको सुधार करिए, ठीक है। तो यही काम किया जा सकता है, और तभी और भी मतलब अच्छा लेवल बढ़ेगा हमारी शिक्षा का। तो कंपलसरी, अगला पॉइंट है कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन, अनिवार्य विशेष शिक्षा की बात नहीं करता, ये बात करता है समावेशी शिक्षा की। किसकी बात करता है, ये बात करता है यहाँ पर समावेशी शिक्षा की बात करता है, ना कि स्पेशल एजुकेशन की। ये बात करता है इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है। किसकी बात करता है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है। थर्ड पॉइंट आपका गलत है, और गलत का भाई गलत आंसर से हो जाएगा। उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं, बिल्कुल ठीक बात है, टेक्नोलॉजी की उपयुक्त सुविधाएं होनी चाहिए। अब देखो, टेक्नोलॉजी की क्या सुविधा होनी चाहिए। देखिए, शिक्षा नीति 2020 के अंदर एक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा, इसके ऊपर जरूर विवाद होगा। अब नहीं हुआ, जब आप लोग टीचर बन जाओगे, वरना तब विवाद होगा। अब देखो, यहां पर कहा गया है कि जो संसाधन होते हैं, जो स्कूल के संसाधन होते हैं, यानी कि रिसोर्स होते हैं, तो ये संसाधन का आदान प्रदान किया जा सकता है। मतलब जो प्राइवेट स्कूल है और जो गवर्नमेंट स्कूल है, वो अपने अपने संसाधनों का आदान प्रदान कर सकते हैं। आदान प्रदान कैसे संसाधनों का, फॉर एग्जाम्पल, जो प्राइवेट स्कूल है, तो प्राइवेट स्कूल के अंदर मान लीजिए कोई डिजिटल लाइब्रेरी है, तो शिक्षा नीति 2020 ने क्या कहा है कि आने वाले टाइम में ज्यादा डिजिटल लाइब्रेरी आपको देखने को मिलेगी। तो ये प्राइवेट स्कूल में है। सरकारी स्कूल के पास एक बड़ा सा प्लेग्राउंड है, खेलने का मैदान है बड़ा सा, ठीक है। प्राइवेट वाले के पास वो नहीं है, और सरकारी वाले के पास डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है। तो इन्होंने क्या काम करा, अपने जो रिसोर्स संसाधन है उनका आदान प्रदान कर लिया।
तो एक काम करो, जो तुम्हारे बच्चे हैं अगर उनको खेलना है तो हमारा ग्राउंड इस्तेमाल कर लो, आ जाओ हमारे स्कूल के अंदर। और अगर हमें डिजिटल लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी है तो हम तुम्हारे स्कूल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो शिक्षा नीति 2020 ने कह तो दी कि भाई संसाधनों का आदान प्रदान कर सकते हैं। यहाँ पर क्लेश होना जरूर तय है, देख लेना इसके ऊपर जरूर क्लेश होगा। क्योंकि जब मान लीजिए गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे सरकार जाएंगे आपके प्राइवेट स्कूल के अंदर, तो डिजिटल लाइब्रेरी का क्या बढ़िया हाल करेंगे, क्योंकि उनको इतनी नॉलेज नहीं रहेगी जितना प्राइवेट स्कूल का बच्चा मतलब परिपक्व रहेगा। टीचरों के बीच में कैसे तालमेल बैठेगा। जो गवर्नमेंट टीचर है, जब आप लोग टीचर बन जाओगे पता क्या कहोगे, ये प्राइवेट टीचर कितनी मिलती है तनख्वाह, 10,000, ठीक है। और प्राइवेट वाला क्या कहेगा, काम धाम करते नहीं है, आके बस बैठ जाते हैं, सरकारी तनख्वाह उठाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट हो गया, पर द्वंद होगा। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट है, करने तो ये ठीक गए थे लेकिन इनके कुछ मतलब नेगेटिव परिणाम आगे पड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी संसाधन है, आदान प्रदान की बात करता है। बाकी ये नेगेटिव था, नेगेटिव का आंसर ये आपका सही हो जाएगा। तो मतलब जब आप लोगों की जॉब लग जाएगी तब आपके सामने बहुत चीज आएगी, इसलिए कहता हूँ ये शिक्षा नीति 2020 को घोट जाओ, इसको सही से पढ़ लो, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन यानी कि अजर्सन का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। 5वीं तक नहीं भाई, 8वीं तक लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि 5वीं तक या इससे भी आगे हो सके तो 8वीं तक बच्चों को शिक्षा कैसी देनी चाहिए, उनकी मातृभाषा में देनी चाहिए। अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन के अंदर आपको बताया, ये बात बिल्कुल ठीक है। कारण इसमें दिया है कि छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में, अपनी मदर टंग में सार्थक अवधारणाएं, ठीक है, यानी मीनिंगफुल कंसेप्ट सीखते हैं। कोई भी कंसेप्ट सीखेगा, मैंने बताया बड़े भी जो चीजें सीखते हैं मातृभाषा में सीखते हैं, ठीक है। तो अधिक तेजी से वो जल्दी सीखते हैं और समझते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इसलिए बच्चों को अपनी मातृभाषा में शिक्षण के लिए आपको क्लास 8 तक तो देना चाहिए। ये बात ठीक भी है और इसकी सही प्रकार से व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर यहाँ पर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। तो देखो कितनी महत्वपूर्ण बच्चे की मातृभाषा को यहाँ पर माना गया है, ठीक है। समझ गए आप लोग, ठीक है। सर आप इंग्लिश की भी क्लास लेते हो क्या? भाई मैं ज्यादातर की ले लेता हूँ, कुछ सब्जेक्ट की नहीं ले पाता क्योंकि उनके सिलेबस बहुत ज्यादा है। जैसा आपका सोशल साइंस हो गया, मैथ साइंस हो गया, ठीक है, या जैसे संस्कृत हो गया। लैंग्वेज कर लोगे संस्कृत भी आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और कोई भी इसका सोशल साइंस, साइंस या मैथ का जैसे पेपर 2 का सिलेबस है पूरा यूट्यूब पर कोई भी नहीं करा सकता, ठीक है। वरना झूठ बोलने को मैं भी बोल दूंगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ चीजों के लिए आपको 2-4 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, चाहे आप कोर्स पर करिए, किताबों पर करिए आप लोग, ठीक है। तो आंसर इसके अंदर आपका फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हुए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। एनईपी 2020 अधिगम के यानी कि लर्निंग के कौन से तरीकों पर बल देती है, यानी जो बच्चा चीजें सीखता है या कैसे सीखेगा, तो वो तरीके कौन कौन से शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग। पहला, अनुभवात्मक अधिगम, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग आपके लगभग सभी सब्जेक्ट के अंदर देखने को मिलेगा, सीडीपी हो, ईवीएस हो, मैथमेटिक्स हो, या दूसरा आपके सोशल साइंस, साइंस हो। एक्सपीरियंशियल लर्निंग सभी के अंदर आ गया। क्या होता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग? जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से लर्न करना, यानी कि अपने अनुभव के आधार पर सीखना। जैसा आप लोग यहाँ पर सीखने आए हो, ऐसा तो है नहीं शिक्षा नीति 2020 पहली बार पढ़ रहे हो, आपको इससे पहले कुछ पता ही नहीं है। थोड़ा बहुत इससे पहले पता होगा ना, आप लोग कुछ ना कुछ मेरी पुरानी वीडियो देखते रहते हो ना, ठीक है, या वैसे सुना होगा शिक्षा नीति 2020 के बारे में, कोई ना कोई वीडियो देख ली होगी। तो जब आदमी अपने अनुभव के आधार पर सीखता है, अपनी प्रीवियस नॉलेज के आधार पर सीखता है, ठीक उसी प्रकार से जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके लिए लेसन प्लान तैयार करते हैं, तो लेसन प्लान के अंदर एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि जो भी बच्चों को आप लेसन पढ़ाइए, कंसेप्ट पढ़ाइए, उसको पढ़ाने से पहले बच्चे से उसके बारे में पूछिए, उसके अनुभव जानिए बच्चे के, कि बेटा आप ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इसके बारे में जानते हो, इसकी जानकारी आपको कुछ है, ठीक है। तो बच्चा कुछ ना कुछ अपने अनुभव बताएगा। फिर बच्चे के अनुभव को जानकर फिर अपना शिक्षण आप स्टार्ट करिए, यानी कि नई चीज उसको दीजिए। तो आपने बच्चे के प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ न्यू एक्सपीरियंस यानी कि नए अपने अनुभव को जोड़ दिया। तो यही तो आपको रचनावाद की बात करता है, और जिसकी बात आपकी शिक्षा नीति 2020 ने भी करी है। और एक्सपीरियंस लर्निंग पर आधारित, यानी कि बच्चा खुद करके सीख रहा है, अपने अनुभव के माध्यम से सीख रहा है, इसको ज्यादा से ज्यादा आपको बढ़ाना है, ठीक है। दूसरा है डिजिटल अधिगम, डिजिटल लर्निंग। अभी मैंने आपको बताया इससे पहले क्या, जैसे डिजिटल लाइब्रेरी की बात है, यानी कि जो संसाधन होते हैं उसका आदान प्रदान जैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर दिया है। साइंटिफिक तरीके से बच्चा सीखे, ये भी बात ठीक है। अब तो लेबोरेटरी आपके ज्यादातर स्कूल के अंदर आती जाएगी। देखिए स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अभी नहीं है, ठीक है, लेबोरेटरी की अगर मैं बात करूं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर सभी के अंदर धीरे धीरे करके आती जाएगी, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग, ये तो इसकी पहली डिमांड करता है, जब बच्चा खुद करके सीखता है, अपने अनुभव के आधार पर सीखता है, सभी ठीक है भाई। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? फोर्थ। डीडी के साथ आप लोग जा रहे हो, बिल्कुल ठीक जा रहे हो, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। देखिए अभी तक 12 क्वेश्चन हुए और हमारा 1 घंटा चला गया, लेकिन आप लोगों ने देखा कि 12 क्वेश्चन में चारों ऑप्शन को क्लियर करके हमारे लगभग 50 क्वेश्चन हो गए होंगे, जो मैंने चीज आपको बताई। तो 1 घंटे में हमारे 50 हुए, अगर तरीके से सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखना हो तो। इसलिए कहता हूं कि क्वेश्चन के ऊपर ध्यान मत केंद्रित करिए, समझने के ऊपर ध्यान केंद्रित करिए। अगला क्वेश्चन देता है कि एनईपी 2020 निम्नलिखित में से किसको प्रस्तावित नहीं करती है। अब यहां पर क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है, किसको प्रस्तावित नहीं करती है। यह सीखना कि कैसे सीखना है, लर्निंग हाउ टू लर्न, सीखने को किस प्रकार सीखा जाए, इसको प्रस्तावित करती है भाई। देखिए आप लोग जब अपने एग्जाम की तैयारी यहां पर करने आए हो, आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जाते ही सीधा पढ़ना शुरू कर देते हैं, बैठ जाओ जाओ जाओ, लाइव क्लास चल रही है, दड़ादड़ कमेंट करना शुरू कर देंगे। टीचर कुछ भी उल्टा सीधा पढ़ा रहा है, सर जी तुम बढ़िया हो, तुम ग्रेट हो, फलाना। अब पहले सिलेबस तो देख लिया करो कि क्या सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा। फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चेक करा करो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में इनके आ रहे हैं या नहीं आ रहे एग्जाम के अंदर। नहीं नहीं नहीं, बस सर जी लगे पड़े हमारा इतना स्कोर आ गया। तो पहला आपको ये जानना है कि अगर आप कोई भी चीज सीख रहे हो तो उसको सीखने का एग्जैक्ट तरीका क्या है, पढ़ने का तरीका क्या है। तो सीखने को किस प्रकार सीखा जाए, डायरेक्ट सीखने की बात नहीं करता। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपको चीज सीखनी है तो पहले सिलेबस देखो कि एग्जाम का क्या सिलेबस है, फिर पीवाईक्यू देखो, फिर देखो टीचर क्या पढ़ा रहा है, टीचर किस प्रकार से सिखा रहा है, तब इस चीज के ऊपर आइए। ठीक है, तो आपने देखा होगा मैं सबसे पहले सिलेबस और पीवाईक्यू बताता हूं किसी भी एग्जाम के लिए। वो बताने का यही मकसद होता है, ताकि बच्चों को बताया जा सके भाई ये सिलेबस पीवाईक्यू ऐसा पेपर आता है और ऐसे में तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो मैं पूरा एक रास्ता बताता हूं ताकि बच्चों को पता लग सके भाई हमें इस तरीके से सीखना है। वरना तो भगो भेड़ बकरी की तरह सारे लगे रहेंगे कि भाई ये भी करना है वो भी करना है, पता चला एग्जाम में कुछ हो रहा है। ठीक है, तो इसको बढ़ावा देने की बात करता है शिक्षा नीति 2020। देखो जो मैं पढ़ाता हूँ ना, मैं ज्यादातर चीजें जैसे शिक्षा नीति 2020 में, तो 2020 में आई है। ठीक है, बट उससे पहले मैंने बहुत ट्रेनिंग ली हुई है। ठीक है, उससे पहले का बहुत मुझे अनुभव है, शिक्षा नीति 2020 से पहले का बहुत अनुभव है मुझे। ठीक है, तो मैं सभी चीजें अपने अनुभव के आधार पर आपको बताता हूँ। ये कोई भी किताबी बात ही नहीं मिलेगी, ये किसी किताब में मिल ही नहीं सकती इनफैक्ट आपको। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ अगर आपने अपनी समझ विकसित कर ली तो आप इस प्रकार की पेडागोजी के अंदर निपुण हो जाओगे अपने। ठीक है, दूसरा विषय वस्तु में बढ़ोतरी, ये मैंने कहा था जो भी कंटेंट हो, सिलेबस हो, करिकुलम हो, उसमें कटौती की बात करता है। ठीक, ओ ना कि बढ़ोतरी। ठीक है, तो बढ़ोतरी की बात नहीं करता, किसकी बात करता है, कंटेंट में, सिलेबस करिकुलम चाहे कंटेंट हो, कटौती की बात करता है। तो इसको प्रस्तावित नहीं करती, एक तो गलत हो गया। थर्ड दिया हुआ है 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल या होलिस्टिक प्रोग्रेस जो रिपोर्ट कार्ड बच्चों को मिलेगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आपको समझाता हूं। ये 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल या होलिस्टिक आपका जो प्रोग्रेस कार्ड बच्चों को मिलेगा, 360 डिग्री वाला ये क्या है, ध्यान से समझना। कई सारे क्वेश्चन यहां से आपके निकलेंगे। जब हमको स्कूल के अंदर हमारा रिपोर्ट कार्ड मिलता था, तो इस रिपोर्ट कार्ड के अंदर हमारे नंबर या ग्रेड लिखे होते थे कि ये आपको ये ग्रेड मिले या ये आपको नंबर मिले। ठीक है, और टीचर लिख देता था बिहेवियर के बारे में कि ये अच्छा प्रदर्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन अब जो बच्चों को रिपोर्ट कार्ड मिला करेंगे वो 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। मतलब होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड कैसे मिलेगा, अब हम उस रिपोर्ट कार्ड के अंदर बच्चे के सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन को शामिल नहीं करेंगे कि बच्चे ने स्कूल के अंदर ये जाकर सब्जेक्ट पढ़े, ये उसका टेस्ट हुआ तो उसके अंदर इतने इतने नंबर लेकर आए। तो हम बच्चे के सिर्फ कॉग्निटिव का है भाई, तो हम बच्चे के सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन को शामिल नहीं करेंगे जो बच्चा अपने दिमाग से पढ़कर लिखकर सीख रहा है। हम कॉग्निटिव के साथ साथ में बच्चे के अफेक्टिव डोमेन को भी शामिल करेंगे, मतलब उसकी फीलिंग्स को भी शामिल करेंगे कि बच्चा यहाँ पर किस प्रकार के इमोशन सीख रहा है, अपने इमोशन पर किस प्रकार कंट्रोल कर रहा है। देखिए मैंने आपको एक बात बताई हुई है, फिजिकल, सोशल, इमोशनल और आपका मेंटल। आज की डेट के अंदर अगर बाकी 3 डोमेन के अंदर बच्चा ठीक ठाक जा रहा है, ठीक है, मैंने बहुत से लोग हैं आपको ऐसा बता सकता हूं, ऐसा एग्जांपल दे सकता हूं जो फिजिकली तौर पर बहुत मजबूत थे, मेंटली तौर पर बहुत मजबूत थे और सोशली तौर पर बहुत मजबूत थे, लेकिन इमोशनली तौर पर इतने वीक थे, सुसाइड कर लेते हैं भाई। ठीक है, मर जाते हैं, क्यों, इमोशनली तौर पर वीक थे। पता चलता है भाई किसी को नौकरी के अंदर कुछ परेशानी हो रही थी, लोड नहीं झेल पा रहा, पता चला किसी की उसकी लड़की भाग गई, ठीक है, दूसरे से शादी कर ली, लोड नहीं झेल पाया, जबकि बाकी पक्ष में मजबूत था। तो हमें स्कूल के अंदर जब बच्चा आता है उसके इमोशन को भी डेवलप करना है। अब मान लीजिए आप लोग जो यहाँ पर वीडियो देख रहे हो, 2 सेकंड के अंदर कोई आपके इमोशन को तोड़ देगा, ठीक है, इमोशन के साथ खेल जाएगा, लेकिन अगर आप इमोशनली रूप पर पूरे परिपक्व विकसित हो चुके हो तो किसी की मजाल नहीं है कि आपके इमोशनली रूप से आपको नुकसान पहुंचा दे। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे करोगे, अभी थोड़ी। ठीक है, इसकी शुरुआत बच्चों को स्कूल से करानी पड़ेगी ताकि बच्चा अपने इमोशन पर कंट्रोल करना सीख जाए। तो हमें कॉग्निटिव के साथ साथ में, पढ़ाई लिखाई के साथ में बच्चे के अफेक्टिव डोमेन को भी शामिल रखना है, और अफेक्टिव के साथ बच्चे के साइकोमोटर डोमेन को शामिल रखना है, यानी इसको तीनों को हमको शामिल रखना है।
जो बच्चा स्कूल में जाकर और एक्टिविटीज सीखता है, साइकोमोटर मतलब जो शरीर से जुड़ी एक्टिविटी सीखता है, बच्चा गेम सीख रहा है, किसी कंपटीशन में जा रहा है, क्विज वगैरह में जा रहा है, योगा वगैरह कर रहा है, ठीक है, तो बच्चा खुद करके जब सीख रहा है, तो अब स्कूल के अंदर जो बच्चों को 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, जिसको प्रगति पत्र या उन्नति पत्र कुछ भी बोल सकते हो, इसमें तीनों डोमेन बच्चे के यहाँ पर शामिल किए जाएंगे। फिलहाल तो यही समझाता हूं, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा बाकी की चीज आपके सामने क्लियर करता जाऊंगा, ठीक है। तो समझ गया आप लोग किसके बारे में भी, ठीक है। ठीक है, 11 आपने गलत टिक कर दिया, 8 क्लास तक पास होगी। 11 कौन सा है भाई? 11 11 11 11 ठीक तो है भाई, पहला ही तो है इसमें, 8 क्लास तक। और क्या है इसमें? उसमें एनईपी 2020, जब शिक्षा नीति 2020 पढ़ोगे ना, उसमें लिखा हुआ है क्लास 5th तक या इससे भी हो सके तो क्लास 8 तक बच्चों को शिक्षण का माध्यम आपका मातृभाषा होनी चाहिए, ठीक है। तो 5th भी लिखा हुआ है शिक्षा नीति 2020 में, 8 भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये गलत नहीं है गधे, ठीक है, ठीक है। चलिए भाई, ये बात होगी आपको कि बच्चों को 360 डिग्री अपना रिपोर्ट कार्ड या प्रोग्रेस कार्ड उसको दिया जाएगा, जिसमें सभी पक्ष बच्चे के शामिल होंगे। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अगला है मानकीकृत। अरे ये मानकीकृत को देख के क्या कहा था, स्टैंडर्ड कहीं भी दिखे इसका स्टैंडर्ड तोड़ देना, इसका स्टैंड तोड़ देना, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि कोई भी आपको मानकीकृत टेस्ट पेपर की तरफ आपको नहीं जाना है। सिर्फ आपके क्या ठीक थे, पहला ठीक था और थर्ड ठीक था, पहला और थर्ड, यानी कि पहला और थर्ड सेकंड आंसर आपका ठीक हो जाएगा। समझ गए आप लोग इसके बारे में? बड़ा महत्वपूर्ण है आपका। जब ऑनलाइन पेपर आया था, दुनिया भर के आपके क्वेश्चन की लाइन लगा दी थी ऑनलाइन के अंदर, 360 डिग्री डायमेंशनल का, 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड, कितने क्वेश्चन इससे आपके पूछे गए थे, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्या दिया हुआ है, कार बच्चों को पढ़ाना है, कैसे सिखाना है उनको, बताओ किसको बढ़ावा देती है? ड्रिल एंड प्रैक्टिस। जहां पर भी ड्रिल दिखे इसके अंदर ड्रिल कर देना, मतलब इसको काट देना। हमें बच्चों को ड्रिल एंड प्रैक्टिस नहीं करानी। देखो जब हम बच्चों को कोई चीज बार बार प्रैक्टिस कराते हैं, बार बार अभ्यास कराते रहते हैं, तो बार बार बच्चा उसको रटना शुरू कर देता है, यानी कि रोट लर्निंग का शिकार बच्चा यहाँ पर हो जाता है। और रोट लर्निंग के अंदर सर जी ने बताया था, सचिन सर ने, कि इसके अंदर रट्टा मार देना, बच्चों को रोट लर्निंग नहीं करानी है, बच्चों को चीजें समझानी है। तो पहले को तो बढ़ावा नहीं देंगे। दूसरा, रट कर याद करना, रोट मेमोराइजेशन, जाबिर भी रोट दिखे रट्टा मार दो। हमें ना तो बच्चों को कोई याद कराना है और रट कर तो वैसे भी नहीं कराना है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, दोनों गलत। अन्वेषण आधारित अधिगम, बिल्कुल ठीक बात है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की बात करता है, जहां पर बच्चा क्वेश्चन पुटअप कर सके, ठीक है। अभी जैसे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन करा कि सर 11th ऑप्शन का अंदर जो है 5th तक आएगा। अभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन करा, ठीक है, मैंने कहा कि बेटा 5th तक नहीं आएगा, क्योंकि 5th के बाद भी शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि 5th के बाद भी हो सके तो क्लास 8 तक बच्चों को शिक्षण का माध्यम आपका मातृभाषा होनी चाहिए। अब स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, और स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन पूछा मैंने उसका आंसर यहाँ पर दे दिया, उसको चीजें समझा दी। तो अगर वो स्टूडेंट यहाँ पर मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, तो ठीक है, और उसको ज्यादा से ज्यादा मुझको यहाँ पर बढ़ावा देना है, और एज ए टीचर मैंने उसका आंसर यहाँ पर स्टूडेंट का ले लिया, उसका आंसर दे दिया। अब मैं उसको ये दे दूंगा, चल तुझे ज्यादा पता है, मुझे ज्यादा पता है, ठीक है, तो कहेगा मैं इसकी क्लास में नहीं आऊंगा आज के बाद, ठीक है। या छोटा बच्चा कह देगा मुझे स्कूल नहीं जाना, वो टीचर बहुत गंदा है, तो ऐसे बोलता है छोटा बच्चा। तो आपको इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना है। अगला है डिस्कशन बेस्ड अप्रोच, बिल्कुल ठीक बात है। जितना बच्चा आपस में डिस्कशन करेगा, देखो ये तो आपकी रचनावाद की नींव है भाई, जितना बच्चा आपस में डिस्कशन करेगा पेरेंट्स के साथ, पीयर ग्रुप यानी कि दोस्त यार के साथ, जो स्कूल के सहकर्मी है, टीचर के साथ, उतना ही ज्यादा बच्चा चीजें यहाँ पर सीखेगा। तो यहाँ पर डिस्कशन बेस्ड अप्रोच होगा। तो ये आपके नीचे के थर्ड और फोर्थ ठीक है, क्या है थर्ड फोर्थ, ये थर्ड और केवल थर्ड और फोर्थ ठीक है, ये दोनों गलत है, इनके अंदर रट्टा मार देना, ठीक है। समझ गए आप लोग इसके बारे में? ठीक है भाई, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया आपके सामने, स्क्रीन पर नजर डालते हैं। निपुण भारत मिशन आ गया भाई आपका, निपुण भारत मिशन। देखो भाई क्या आ गया, ये आ गया आपके सामने निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों के अनुसार क्लास 3rd तक के अंत तक साक्षरता के लिए बुनियादी साक्षरता व गणित के अधिगम उद्देश्य क्या होंगे। पहले निपुण भारत लक्ष्य देख लो, ठीक है। ये कई बार आपके एग्जाम में इसकी सिर्फ फुल फॉर्म भी पूछी हुई है। मैंने कहा ना एग्जामिनर पागल हो गया, पेपर सेट करने वाला पागल हो गया, यार कहां से इतने क्वेश्चन लाए जब पेपर आपका ऑनलाइन हुआ था। बार बार निपुण की फुल फॉर्म देता जाए, ठीक है। कई शिफ्ट के अंदर सिर्फ निपुण की यहाँ पर फुल फॉर्म दे दी। तो निपुण की फुल फॉर्म आप लोगों के सामने लिखी हुई है। निपुण भारत की फुल फॉर्म नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेशंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये इसकी निपुण की फुल फॉर्म है। अभी कुछ की समझ में नहीं आएगी, पहले एक इसका मोटो देख लो, निपुण भारत का सपना सब बच्चे समझे भाषा और गणना। क्या समझे? सब बच्चे समझे भाषा और गणना, यानी सभी बच्चे भाषाओं की नॉलेज ले सके,
ठीक है, और गणना यानी मैथमेटिक यानी कैलकुलेशन से संबंधित गणना सीख सके, तो निपुण भारत का सपना है। शिक्षा नीति 2020 के अंदर एक आपका आया था FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की जो क्लास थर्ड है, क्लास थर्ड तक हमें बच्चों के अंदर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की क्लास थर्ड तक जब बच्चा आ जाएगा तो हमें उनको यहाँ पर संख्याओं का ज्ञान और यहाँ पर उसको भाषाओं का ज्ञान उनको देना है, ठीक है, रीडिंग राइटिंग और आपकी, इसको मैं लिख देता हूं कि बच्चों को पढ़ना लिखना और उसको अर्थमेटिक नॉलेज यहां पर देने की बात करता था FLN, ठीक है। तो ये आपके FLN इसकी बात करता था। FLN के बाद भारत सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया निपुण भारत मिशन लॉन्च किया गया, ये 2021 के अंदर आपका लॉन्च हो गया था, ठीक है। और इसके भी कुछ थोड़े बहुत दुष्परिणाम ये आ रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को निपुण बना रहे हैं, हर सब्जेक्ट के अंदर निपुण उनको कर रहे हैं, और बच्चों के पेरेंट्स क्या काम करते हैं, मान लीजिए जैसे बच्चे ने प्राइवेट स्कूल के अंदर प्राइमरी क्लास पास करी, चलो भाई तुम्हें प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं। मेहनत करी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर ने, और पका पकाया खाना कौन लेगा, प्राइवेट स्कूल के टीचर। तो सरकारी स्कूल के टीचर बड़े नाराज है जी, मेहनत हम कर रहे हैं, हमारे ऊपर अधिकारियों का दबाव रहता है, निपुण भारत के लक्ष्यों को आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराइए, और हम मेहनत करते हैं, प्राइवेट स्कूल वाले सारी मलाई ले जाते हैं, मतलब हमारी मेहनत को ले जाते हैं। तो बहुत मतलब इसके ऊपर चीज देखने को मिल रही है, और यहाँ पर पेरेंट्स की गलती नहीं, किसी टीचर की सरकार की गलती नहीं है, पेरेंट्स इस प्रकार से बहुत गड़बड़ काम करते हैं, ठीक है। जैसे निपुण भारत के लक्ष्य में आपको बता रहा हूं कि क्लास थर्ड तक बच्चा क्या सीख सके, भाषाओं की ज्ञान सीख सके और गणित का ज्ञान सीख सके। क्या सीख सके, अगर मैं भाषाओं की बात करूं, अगर बाल वाटिका जो आपकी पहली स्टेज है, फाउंडेशनल के अंदर जो पहली स्टेज होती है आपकी बाल वाटिका या प्री स्कूल या आंगनवाड़ी जो भी आप कह सकते हो, तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चा यहां पर कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ ले, सिर्फ कम से कम 2 अक्षर वाले, ठीक है, ये भाषा के अंदर रखना है। अगर क्लास फर्स्ट के अंदर चला जाएगा तो बच्चा 4 से 5 सरल शब्दों को यहां पर पढ़ ले, लेकिन यहां पर बच्चा अर्थ के साथ पढ़ना शुरू कर दे, इतना जरूर वो अपने निपुण लक्ष्यों को हासिल कर ले। क्लास सेकंड के अंदर चला जाएगा तो 45 से 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह यहां पर बच्चा पढ़ ले, मीनिंग के साथ यानी अर्थ के साथ यहां पर पढ़ ले। जैसे ही बच्चा क्लास थर्ड में जाएगा तो यहां पर शब्द भंडार बढ़ जाएगा, न्यूनतम 60 शब्द यानी कम से कम 60 शब्द प्रति मिनट, ठीक है, 1 मिनट के अंदर 60 शब्द तो प्रत्येक बच्चे यहां पर पढ़ ले, जो क्लास थर्ड का है। अगर इनसे नीचे की बच्चा कोई परफॉर्मेंस करता है तो समझ लो निपुण लक्ष्य को यहां पर प्राप्त नहीं करा किसने, टीचर ने, ठीक है, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करवाया यहां पर, ठीक है, बहुत चीजें हैं, ठीक है। तो ये समझ गए भाषा के संबंध में। अगर 13वां क्या बताया, क्या आ रहा है भाई 13वें का, 13वां निम्नलिखित में से किसको सपोर्ट नहीं करती, अच्छा पहला और तीसरा, अच्छा इसको तो सपोर्ट करती है यार, ये तो बाई मिस्टेक हो जाता है, मैंने कहा किसको सपोर्ट नहीं करती और मैंने उसको लगा दिया जिसको सपोर्ट करती है। तो सपोर्ट किसको नहीं करती, सेकंड और चौथे को नहीं करती, तो सेकंड और चौथा ये हो जाएगा आपका आंसर। तो खुद भी लगा लिया करो, मेरा पूरा फोकस तो क्वेश्चन समझाने पर रहता है आपको। आप खुश हो गए, तो ये तो मैंने पहली काट रखा है कि दूसरा आपका क्या हो जाएगा गलत और चौथा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो कहा था मैं, लो टुटवा दिया, यहां पर था कि अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की बात करूं, गणित के अगर मैं बात करूं, तो अगर बच्चा बाल वाटिका के अंदर है तो बाल वाटिका में 10 तक के अंकों की पहचान यहां पर कर ले, और बच्चा फिगर्स की पहचान कर ले, आकृतियों की पहचान कर ले, छोटा बड़ा यहां पर बच्चा चीजों को सीखने लग जाए। जब बच्चा क्लास फर्स्ट के अंदर आ जाएगा तो यहाँ पर जोड़ घटा कर ले, और 99 तक की संख्याओं को यानी 99 तक की 100 तक की काउंटिंग को बच्चा जान ले। क्लास सेकंड में बच्चा जब आ जाएगा तो यहाँ पर 99 तक की संख्याओं का यहाँ पर घटाव कर सकता है, यानी कि 2 संख्याओं को घटाव करना सीख जाए और 9 से 99 तक की संख्या को पढ़ और लिख ले। क्लास थर्ड के अंदर जब बच्चा आ जाएगा तो 9999 तक की संख्या को पढ़ लिख ले और सरल गुणा समस्या को यहाँ पर हल कर सके, ठीक है। तो ये आपके निपुण भारत के लक्ष्य दिए हुए, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या गूगल से डाउनलोड कर लेना, इनको याद कर लेना। जैसा अभी एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि निपुण भारत मिशन के लक्ष्य के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि बुनियादी साक्षरता व गणित के अधिगम उद्देश्य क्या होंगे। तो जैसा आप लोग इसमें देखोगे 1 मिनट में समझ के साथ, जी नहीं, कम से कम 2 से 3 अक्षरों से, जी नहीं, 1 मिनट में कम से कम 60 शब्द समझ के साथ पढ़ ले। 1 मिनट में कम से कम कितने, 60 शब्द। 1 मिनट में कितने, क्लास थर्ड के लिए न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट की परवाह से पढ़ ले, तो ये आंसर आपका ठीक हो जाएगा। निपुण भारत मिशन का लक्ष्य 2026 रखा है। FLN जो आपका शिक्षा नीति 2020 में था उसका आपका लक्ष्य 2025 था, लेकिन जब निपुण आया तो इसका लक्ष्य आपका 2026 कर दिया था, ठीक है। तो निपुण भारत के बारे में आप लोग समझ गए। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करता है NEP 2020 के अनुसार
आकलन के यानी कि असेसमेंट के क्या उद्देश्य होंगे? पहला, आकलन किस लिए करते हैं? ताकि बच्चे की परफॉर्मेंस को देखने के लिए कि बच्चे ने कितना सीखा है। सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना। ठीक है, तुम सही से पढ़ लो, उल्टी सीधी कमी मत करो, तुम्हारे से तो सही नहीं हो रहा, फेल हो जाओगे अगर ऐसी बातें मैं करूंगा, तो आप में डर हो जाएगा, तनाव पैदा हो जाएगा। एज ए टीचर बच्चों में कभी भी आपको डर और तनाव की भावना नहीं रखनी, इनफैक्ट इसे तो खत्म करवाना है। तो आकलन का उद्देश्य ये नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके आकलन का उद्देश्य यही है, आपके अंदर डर और तनाव पैदा करना। सीटेट के एग्जाम के अंदर नंबर पास नहीं आए, फेल हो गए, तो डर और तनाव अपने आप ही आ जाएगा। तनाव अब क्या कहेंगे घर वाले और समाज, और डर अपने आप ही लगेगा आगे मेरा भविष्य क्या रहेगा। ठीक है, दूसरा, अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराने की बात करता है। देखो ये बात जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको दोहराने की अगर मैं बात करूं तो इसको दोहराने की बात नहीं करता है। ठीक है, क्यों इसकी इतनी बात नहीं करता है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की अधिगम प्रक्रिया को आप दोहरा सकते हो, जैसे आप लोग यहां पर पढ़ो दोहरा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोहराने के बाद आपकी समझ विकसित होगी, आप पढ़ भी सकते हो, बढ़ भी सकते हो। लेकिन अगर आपके आकलन की बात आ जाएगी, अगर छोटे बच्चे के परिप्रेक्ष्य में अगर आपके मैं आकलन की बात करूंगा, तो अगर आपके छोटे बच्चे के परिप्रेक्ष्य की आकलन की बात आ जाएगी, तो जितना छोटा बच्चा चीजों का अध्यापन को यहाँ पर दोहराव करेगा उतना ज्यादा यहाँ पर सीखेगा। तो अगर मैं बड़ों के लिए जब ले सकता हूं तो छोटे के लिए भी ले सकता हूं। ठीक है, अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना बिल्कुल ठीक बात है। आकलन इसलिए बना रहे हैं ताकि हम जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का, लर्निंग होती है, उसको उसकी परिस्थिति के अनुसार अनुकूलित बना सके। कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को सपोर्ट यहां पर देना, क्लास के बाहर और अंदर सपोर्ट देना। देखो क्लास के अंदर तो सपोर्ट दे देना, लेकिन सरकारी टीचर बनने वाले हो बाहर सपोर्ट मत करना। मैंने कितने ऐसे सरकारी स्कूल देखे, सरकारी स्कूल के बाहर टीचर में फोड़ रहे बच्चे, टीचर को तोड़ रहे सरकारी स्कूल के बच्चे। तूने हमें मारा था ना बहुत, ठीक है फलाने, अब ले हम तुझको तोड़ेंगे। तो स्कूल के बाहर मैंने टीचर को पिटते हुए देखा है भाई। तो जो भी सपोर्ट दो भाई अपने स्कूल के अंदर दे देना। ठीक है, शिक्षा नीति 2020 की बात मान ली, बाहर भी दे देंगे, ठीक है जी सब मान लेंगे। बाहर मान लीजिए आप स्कूल के बाहर गए, किसी के पेरेंट्स है और बच्चा कहीं पर खेल रहा है, आपने धमका दिया तू स्कूल क्यों नहीं आ रहा, तू इतने फेल हो गया, ये हो गया। अब मान लो उसका पेरेंट्स गुस्से में बैठा है, मास्टर हमारे बच्चों को मार, बस होगी आप लड़ाई हो गई, ये हो गई, फलाना हो गया। तो सोच समझकर आपको डिपार्टमेंट के अंदर जाकर काम करना है। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ पर से हो जाएगा। पहला आपका गलत था। क्या था? पहला यहाँ पर आपका आंसर गलत था। ठीक है, समझ गए? डी डी यानी दीदी, दीदी कौन सा है? डी, सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ पर आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अब आपके सामने, अच्छा परख आ गया। देखिए एक सेंटर की भी बात कही जा रही है, जो वो एक असेसमेंट सेंटर बनेगा जहां पर बच्चों का आकलन किया जाएगा। इसकी फुल फॉर्म को याद कर लेना, आपके एग्जाम में बाई चांस टकरा जाए, वरना तो ज्यादातर कंसेप्चुअल पूछा जा रहा है, किसी और एग्जाम में टकरा जाए। परख की परफॉर्मेंस असेसमेंट, यानी कि परफॉर्मेंस का असेसमेंट किया जाएगा। ये जो आपकी परख की फुल फॉर्म है, उसको रिव्यू किया जाएगा, उसका एनालिसिस किया जाएगा, उसकी नॉलेज का। किसके लिए? बच्चे के समग्र विकास, यानी कि बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए परख की फुल फॉर्म, यानी बच्चों का जो असेसमेंट किया जाएगा उसके लिए जो आपका सेंटर बनेगा परख नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है, जरा इसके ऊपर हम लोग यहां पर डालते हैं नजर। एनईपी 2020 के अनुसार अनुभवात्मक अधिगम, देखो यहां पर फिर बात आ गई, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात आ गई। अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से सीखना, एक्सपीरियंस के आधार पर सीखना, उसको सभी चरणों में अपनाया जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, उसको सभी लेवल पर अपनाया जाएगा एक्सपीरियंशियल लर्निंग को। फाउंडेशनल, प्रीपेटरी, मिडिल और आपका सेकेंडरी, जो आपके FPMS चारों लेवल है। और आपका पूछा है अनुवात्मक अधिगम के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के संदर्भ में क्या ठीक नहीं है। क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है, तो नेगेटिव का आंसर आपको नेगेटिव देना है। ठीक है, चलिए भाई नजर डालते हैं। सर आप बैच में संस्कृत क्लास दे रखे हो हम लोगों के लिए, उर्दू क्लास एंड कीजिए, उर्दू क्लास भी लाइए ताकि हम लोग कोई और टीचर के पास जाना ही ना पड़े। देखिए मैंने इस साल बात करी थी उर्दू के टीचर के लिए, तो मैंने उनसे बात करी थी, तो वो मतलब दूर थे काफ़ी। ठीक है, एक मतलब थे अच्छे खासे नॉलेज वाले, तो उन्होंने कहा कि सर मैं आ नहीं पाऊंगा और मेरे पास स्टूडियो वगैरह नहीं है, अदरवाइज मैं आपके उर्दू के भी टीचर की क्लास पेड बैच में जरूर रख देता। जैसे संस्कृत है, मुझे किसी भाषा से वो थोड़ी है, लेकिन उस भाषा का अच्छा शिक्षक तो मिले। जैसे संस्कृत की मैडम हमारे पास है, इंग्लिश की मैडम हमारे पास है, हिंदी के टीचर हमारे पास है, बट दूसरी भाषा के अच्छे शिक्षक मिले तभी तो मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो उनसे मेरी बात नहीं हो पाई थी, अदरवाइज और मेरे पास तो आते रहते हैं बायोडाटा वगैरह टीचर के, मुझे ठीक नहीं लगा था, इसलिए मतलब आपकी उर्दू की नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं एक्सपेंशन लर्निंग के बारे में क्या सही नहीं है, उसके बारे में जरा हम नजर डाल लेते हैं। देखो भाई, छात्रों की अपेक्षा शिक्षक को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अधिक सक्रिय बनाता है। सक्रिय सिर्फ कौन बनेगा? सिर्फ छात्र, ना कि टीचर। ये आपका गलत हो गया।
पिछले अनुभव को नए ज्ञान प्राप्त करने और सकारात्मक यानी पॉजिटिव सीखने के ट्रांसफर से जोड़ने में मदद करता है। बिल्कुल ठीक बात है। कैसी ट्रांसफर? पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। कैसा? पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी जब एक जगह का सीखा हुआ दूसरी जगह में आपको हेल्प करे, ये आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। सीटेट में जो आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हो, जैसे सीडीपी, आगे सुपर टेट, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस के अंदर अगर आप लोग पढ़ते हो, वहां पर आपको हेल्प करेगा। तो ये पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, यानी एक जगह का अनुभव जो आप लोगों ने सीटेट में ग्रहण करा, इसको आप लोग नए अनुभव जो भी आप एग्जाम देते हो, जो वाला, उससे आपको कनेक्ट करता है, तो ये आपका पॉजिटिव है। ठीक है। पूरी तरीके से पारंपरिक किताबें ज्ञान को बढ़ावा देने पर आधारित है। पारंपरिक किताबों को बढ़ावा देने की बात नहीं करता। बुकिश लैंग्वेज तो करनी नहीं इस्तेमाल। क्या मुझे कभी देखा है बुकिश लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए? जी नहीं। तो जब मैं बुकिश लैंग्वेज नहीं करता, तो छोटे बच्चों को कैसे बुकिश लैंग्वेज यानी कि किताबी ज्ञान दे सकते हो? ये आपका नेगेटिव है। अनुभवों और प्रयोगों के माध्यम से छात्रों में वास्तविक व वैज्ञानिक समझ विकसित करने पर जोर देना, बिल्कुल ठीक बात है। उसके रियल लाइफ से कनेक्ट करना। आपने देखा होगा, मैं एग्जांपल देता हूं, ज्यादातर डेली लाइफ से, वास्तविक जीवन से कनेक्ट करने वाले होते हैं। तो भाई इसके अंदर नेगेटिव कौन सा था? ये दो नेगेटिव थे। ठीक है, पहला और तीसरा। इसने नेगेटिव पूछा है, तो पहला और तीसरा यानी कि सेकंड, ये नेगेटिव आंसर वाला आपका ठीक हो जाएगा। बाकी दोनों आपके पॉजिटिव है। बिल्कुल ठीक आप लोग यहां पर जा रहे हो, सच्ची बात है सर, बिल्कुल ठीक आप लोग गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है? अरे यार, ये तो क्वेश्चन वही रिपीट हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया कि प्राइमरी लेवल के लिए कौन सी स्टेज थी, और मैंने आपको शुरुआत में बता दिया फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। ठीक है, तो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। जाओ एक तरफ, मेरी तरफ से बोनस नंबर, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन आ गया था और मैंने सही से आपको सारा समझा दिया था। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया। एनईपी 2020 के अनुसार एनसीएफ एससी, ये जो एनसीएफ एससी है, इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, जो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान उस टाइम पर जो बाल वाटिका के लिए जिक्र करा था उन्होंने केंद्रीय विद्यालय के अंदर, तो वहीं पर वो अपना एनसीएफ भी लेकर आए थे। ठीक है, एनसीएफ जो आपका 2023 है। तो आपको पता है, सबसे पहले आपका एनसीएफ 1975 के अंदर आया, फिर 88 के अंदर आया, फिर 2000 के अंदर आया जो आपका टीचर्स के लिए आया, फिर 2005 के अंदर आया। सबसे ज्यादा जो आप लोग एनसीएफ पढ़ते हो 2005, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके वहीं पर आते हैं। लेकिन अब आने वाले कुछ समय के बाद आप लोग पढ़ोगे एनसीएफ 2023। ठीक है, तो ये बात करता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, यानी स्कूल एजुकेशन के लिए आपका करिकुलम आने वाला है, एनसीएफ आने वाला है, जहां पर शुरुआत से लेकर बच्चे के आगे तक की जितनी भी शिक्षा रहेगी, उसका सारा का सारा ब्यौरा इस एनसीएफ के अंदर दिया हुआ है। इस एनसीएफ के अंदर पता है क्या चीज इंक्लूड की गई है? हमारी जो प्राचीन सभ्यता है उसको, और जो नई चीजें है, ठीक है, जो जो नई टेक्नोलॉजी आई है, तो प्राचीन सभ्यता और नई टेक्नोलॉजी का दोनों का समावेशन इस वाले एनसीएफ के अंदर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, हालांकि बहुत बड़ा है। ठीक है, पढ़ने बैठोगे तो बहुत आपको दिक्कत होगी, मैं प्रॉपर इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो ये किसकी बात करता है? एनसीएफ एससी स्कूल एजुकेशन की। ये एनसीएफ ऐसी बात करता है स्कूल एजुकेशन, यानी जो आपका 2023 वाला एनसीएफ है। ठीक है, फर्स्ट आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्या आया हुआ है, इसके ऊपर नजर डालते हैं। एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है कि 2025 तक प्राथमिक विद्यालय यानी प्राइमरी स्कूल में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता, यानी कि जिसको कहा जाता है एफएलएन। एफएलएन मतलब फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिससे पहले मैंने आपको बताई, जो आपका शिक्षा नीति 2020 के अंदर आया, और इसके आधार पर आपका जो निपुण आपका प्रोग्राम चला है भारत सरकार द्वारा। ठीक है, तो एफएलएन को प्राप्त करने और उसको सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करनी होगी। एनईपी 2020 को इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्टर ने, ठीक है, अब देखिए कोई एचआरडी मिनिस्ट्री नहीं है, जो इससे पहले जो नाम होता था वो एचआरडी मिनिस्ट्री होता था। ठीक है, लेकिन एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम करके क्या कर दिया, अब एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया, यानी कि शिक्षा मंत्रालय कर दिया। ये आपके इसी शिक्षा नीति 2020 के अंदर कहा गया है। ठीक है, तो हमारा कौन सा मंत्रालय? अब शिक्षा मंत्रालय हमारा। ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने डैश नामक परियोजना मिशन को यहां पर आरंभ करा था। तो देखो यार, यहां पर लिखा हुआ है निष्ठा, ये निष्ठा हो गया, दीक्षा हो गया, ये टीचर्स को ट्रेन करने के लिए प्रोग्राम लाए गए थे। हालांकि बच्चे भी इनके माध्यम से ट्रेंड होते हैं, लेकिन ज्यादातर टीचर्स की इन पर ट्रेनिंग होती थी। टीचर को यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट वगैरह के माध्यम से उसको ट्रेंड किया जाता था, और बच्चों के लिए भी यहाँ पर बहुत सारा मेटेरियल मिलता था। तो निष्ठा और जो आपका दीक्षा है, ये जो है ये इनके लिए चला था। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके अंदर आपका एफएलएन, कौन सा एफएलएन? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो इसके अंदर आपका यहाँ पर एफएलएन और निपुण के अंदर से किसके साथ जा रहे हो? बिल्कुल सही, निपुण भारत। तो देखो यार, यहां पर फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी तो कह दिया,
मुझे उम्मीद नहीं थी तुम लोग इसका आंसर दोगे। जब यहाँ पर इसने फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कह दिया तो एफएलएन कैसे होगा? ये भारत सरकार द्वारा लाया गया, शिक्षा मंत्रालय द्वारा लाया गया 2021 के अंदर जिसको लाया गया, और जिसका टारगेट कहां पर रखा है देखो यार, टारगेट इसने 2025 एफएलएन का दिया हुआ था, और निपुण का कितना दिया हुआ है 2026, जो इससे पहले मैंने आपको बताया। तो बिल्कुल ठीक गए, फंसे नहीं हो बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल ठीक भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्या है? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक ठीक जा रहे हो, निपुण भारत। चलो अगला देखते हैं। अगला आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, ये रहा अगला। क्या कहता है? ये कहता है निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति, कौन सी पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी एनईपी 2020 द्वारा प्रस्तावित है? पहला, अन्वेषण आधारित अधिगम। मैंने कहा इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, बिल्कुल ठीक बात है। जैसा एग्जांपल दिया, उस स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा कि सर वो मातृभाषा वाला बता दीजिए, तो मैंने उसको बताया, ठीक है। स्टोरी टेलिंग बेस्ड पेडागोजी, बिल्कुल ठीक बात है। देखो स्टोरी टेलिंग मेथड बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड होता है, और जो आपका ये एनसीएफ 2023 आ रहा है ना, इसके अंदर भी ये वाला मेथड आपका रखा गया है, जो नया करिकुलम आपके लिए आने वाला है। क्यों? क्योंकि जो बच्चा होता है ना, वो स्टोरी, कहानियों के माध्यम से बहुत जल्दी सीखता है। जैसे हम लोग भी छोटे थे, आप लोगों ने सुनी है कहानी? जैसे मुझे ज्यादातर मेरी कहानी, मुझे जो कहानी सुनाई मेरे नाना ने सिखाई है, सुनाई है, ठीक है, वो बहुत सुनाते थे कहानियां, जंगल की, शेरों की और उन सब चीज की। तो बच्चा कहानी से बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है। बच्चा कहानी से क्या काम करता है? अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। अरे शेर आया होगा, ऐसे करा होगा, ये करा होगा। और बच्चा किसी भी चीज को अगर पढ़ता है, किसी सब्जेक्ट को पढ़ता है ना, और कहानियों के माध्यम से पढ़ता है, तो उसका इंटरेस्ट लगता है। अच्छा, ये आप लोग शिक्षा नीति 2020 पढ़ रहे हो, आपको नहीं लग रहा है कहानी की तरह आप लोग यहाँ पर पढ़ते जा रहे हो, कोई भी किताबी लैंग्वेज के बिना? तो आपको बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाना पड़ेगा। अब मुझे ये थोड़ी पता है कि आप लोग वहां पर 40 साल के भी बैठे हो, बड़े बड़े बागड़ बिल्ले बैठे हो। मुझे तो ऐसा लगता है छोटा बच्चा बैठा है, उसी प्रकार से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो स्टोरी टेलिंग बेस्ड पेडागोजी, स्टोरी टेलिंग मेथड बड़ा इफेक्टिव मेथड होता है, ठीक है। शिक्षा नीति 2020 में भी है, और नए वाले एनसीएफ के अंदर भी ये वाला मेथड आपका दिया हुआ है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस के अंदर ड्रिल कर देना, बच्चों को रोट लर्निंग की तरफ लेकर हमको नहीं जाना है। चर्चाएं और डिस्कशन आपको ज्यादा ज्यादा करानी है, जो बात मैंने कहा, जो जैसे हम यहाँ पर डिस्कशन करा रहे हैं, तो किसको प्रस्तावित करती है? पहला और यहाँ पर आपका दूसरा, पहला और दूसरा, ठीक है। पहला और दूसरा, ये क्या है आपका? अच्छा, ये भी है ना डिस्कशन वाला, पहला दूसरा चौथा। कौन सा है? पहला दूसरा चौथा। सिर्फ हमारा ड्रिल एंड प्रैक्टिस वाला था, बाकी आंसर आपका सेकंड यहाँ पर से हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ठीक, आप लोग यहाँ पर जा रहे हो, वेरी गुड। सर मेरा कोर्स चेंज कर दीजिए सर, मैंने सीटेट का सेकंड पेपर साइंस का चाहिए। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करना, डोंट वरी, आपका कोर्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। और एक आपको एक कॉलिंग नंबर भी मैं हफ्ते भर के बाद दे दूंगा, उस पर आप लोग सीधे करके भी करवा सकते हो, ठीक है। सर प्राइस का बुक बहुत ज़्यादा हो गया है। अरे अम्मी, तो वो प्राइस का बुक ज़्यादा पता है क्यों हुआ? वो किताब बहुत बच्चों ने ले ली, और उसके बाद क्या हुआ, जो जैसे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना, वो क्या काम करते हैं, मान लो 290 की किताब है, तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर उसको 350 पर भी बेच रहा है, तो बच्चे उसको भी ले रहे हैं यार, 350 वाली को भी ले रहे हैं, जबकि 290 है किताब के अंदर। तो डिस्ट्रीब्यूटर को प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, इतने पूरे इंडिया के लेवल पर यार हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कॉस्ट उसकी 290 ही है, कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपको 290 में जरूर दे रहा होगा, उनसे आप लोग ले सकते हो। वरना बच्चे 350 में भी ले रहे हैं, इस वजह से प्राइस हाई हुए, ठीक है, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है किताब की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। एनईपी 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए डैश और डैश को समावेश को प्रस्तावित करती है। बताओ, बच्चों के मूल्यांकन के लिए किसके समावेश को प्रस्तावित करती है? देखो, अगर मैं यहां पर आपके सामने बात करूं, मैंने जब आपको 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड आपको बताया था, देखिए अगर यहां पर आप लोग देख रहे हो, जैसे पेडागोजिकल अप्रोच की यहां पर बात कही जा रही है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग आपके सामने आ गया, जहां पर बच्चा क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, चीजें पूछ रहा है, क्विज के माध्यम से बच्चा सीख रहा है, रोल प्ले भूमिका निर्वाह के माध्यम से बच्चा सीख रहा है। और बच्चे की भाषा विकास के लिए तो रोल बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बच्चा ग्रुप वर्क में सीख रहा है, सामूहिक रूप से जब बच्चा सीख रहा है, इसको हमें बढ़ावा देना है। पोर्टफोलियो बड़ा महत्वपूर्ण, आपका असेसमेंट करने का बड़ा इफेक्टिव तरीका क्या होता है? पोर्टफोलियो एक ऐसा डॉक्यूमेंट या एक ऐसी दस्तावेज या एक ऐसी फाइल होती है जिसमें बच्चे से जुड़े सभी रिकॉर्ड रखे जाते हैं। बट ध्यान रखना, बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके सामने बता रहा हूं, जो भी बच्चे का आप असेसमेंट करो या जो बच्चों के लिए आप पोर्टफोलियो बना रहे हो, वो एक निश्चित समय अवधि के लिए होना चाहिए। ये बात शिक्षा नीति 2020 ने भी क्लियर कह दी है। एक निश्चित समय अवधि के लिए आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए, कि भाई मान लीजिए इस साल के लिए, 1 महीने के लिए या 6 साल के लिए, तो टाइम देख लीजिए और एक निश्चित समय अवधि के लिए फिर उस बच्चे का पोर्टफोलियो आपको तैयार करना चाहिए, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ पर समझ गए। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो हमसे पूछा था, वो क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। और क्वेश्चन हमसे ये पूछा था, कहा है भाई आजा क्वेश्चन, आजा आजा क्वेश्चन, तुझे बच्चे पुकारे, कि यहाँ पर
बच्चों के मूल्यांकन के लिए किस किस को आप समावेश को यहां पर प्रस्तावित करोगे? ग्रुप वर्क, बिल्कुल ठीक बात है। जब बच्चा ग्रुप में सीखेगा, बच्चा जब अपना सेल्फ असेसमेंट करेगा या सेल्फ असेसमेंट के साथ पीयर असेसमेंट करेगा, पीयर मतलब जो उसके स्कूल के दोस्त यार है, उसके सहपाठी है, उनके माध्यम से असेसमेंट करेगा कि यार मेरे से क्वेश्चन पूछ, फिर मैं तुझे आंसर दूंगा। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट करेगा, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर के ऊपर ऐसा हाथ रख दिया, आंख बंद कर ली, फिर उसका आंसर बता दिया। ऐसा आप लोगों ने करा अपना सेल्फ असेसमेंट? हमने भी करा हुआ है भाई। ठीक है, तो आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा, इस चीज को प्रस्तावित करती है, ना कि आप लोगों के लिए किसी प्रकार के स्टैंडर्ड टेस्ट और ना इस प्रकार के टेस्ट। ठीक है, तो आंसर आपका फर्स्ट यहां पर सही हो जाएगा। बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या कहता है, एनईपी 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? जो बच्चों के लिए आप आकलन कर रहे हो उसके लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? पहला, मुख्य रूप से रटने के कौशलों को परीक्षण करो। रटने को देखते रट्टा मानने की बात सचिन सर ने कही है, यह तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आकलन में। केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, सिर्फ कंटेंट के लिए उसको एनकरेज करना चाहिए, हर चीज के लिए उसको एनकरेज करना चाहिए। सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, बिल्कुल ठीक बात है। जितने भी स्टूडेंट है उनका क्या है, लर्निंग यानी जो सीख रहे हैं और जो उनका डेवलपमेंट होता है उसका एडेप्टेशन करना, ठीक है, उसका अनुकूलन करना, उस बच्चों को उसके अंदर ढालना, ठीक है, ये करना चाहिए। विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की जो परीक्षाएं होती है यानी समेटिव असेसमेंट के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना, सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन नहीं, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, तीनों डोमेन की बात करता है। ये भी आपका गलत, सिर्फ आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड यहां पर आपका सही हो जाएगा। वेरी गुड, सीसी के साथ जा रहे हो। ठीक है, वेरी गुड। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट आपके सामने कहता है क्वेश्चन, ये कहता है कि स्थानीय विषय पुस्तकें, ठीक है, कौन सी पुस्तकें, जो आपकी नेशनल टेक्स्ट बुक होती है, नेशनल टेक्स्ट बुक होती है, जैसे मान लो आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हो, जो छोटा बच्चा भी एनसीईआरटी पढ़ रहा है, ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा है, जैसे एनसीईआरटी मैंने ले दी, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए कथन के अर्थ को निरूपित करता है? बताओ, जो आपकी नेशनल टेक्स्ट बुक है या जैसे मान लीजिए आपकी एनसीईआरटी की किताब है, उनके लिए कौन सा सही स्टेटमेंट आपका? शिक्षक को बच्चों की स्थानीय भाषा में केवल मौखिक प्रश्न ही पूछने चाहिए, उनकी स्थानीय भाषा में मौखिक क्या लिखित प्रश्न भी यहां पर पूछने चाहिए। तो कौन कौन पहले के साथ यहां पर जा रहा है? कोई नहीं गया अभी तक पहले के साथ, ठीक है, चलो जाओगे, लेकिन मौखिक के साथ लिखित भी होनी चाहिए, इसलिए गलत कर दिया। नीचे भी ये वाले भी ऑप्शन है ना, मुझे लगा 4 ही ऑप्शन है। दूसरा, सभी स्कूली पाठ्य पुस्तकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया जाना चाहिए। हिंदी में नहीं, किस में किया जाना चाहिए? उनकी मातृभाषा में अनुवाद किया जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा कंफर्टेबल अपनी मातृभाषा में होता है। तो आपको पता है हिंदी हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारी राज्य की भाषा है हिंदी, और सबसे महत्वपूर्ण किसको मानना है? मातृभाषा को। पाठ्य पुस्तक, तो ये तो आपका क्या है, गलत हो गया, ठीक है। पाठ्य पुस्तकों को इस तरीके से तैयार करना चाहिए जो कि विद्यार्थियों और समुदाय की आवश्यकताओं के मुताबिक हो। बिल्कुल ठीक बात है, किसकी जरूरत के मुताबिक हो? बच्चे की जरूरत को, और बच्चे का जो समुदाय है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर किताब हो, तो इसको यहाँ पर उन किताबों के अंदर शामिल करना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में स्थानीय संदर्भों और आवश्यकताओं के अनुसार वांछित बारीकियों और पूरक सामग्री को शामिल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, वो सामग्री शामिल करनी चाहिए जो बच्चे के डेली लाइफ से कनेक्ट करने वाली हो और जो ऑथेंटिक हो, जो बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दे, ठीक है। तो सीओडी आंसर आपका हो जाएगा, सीओडी। कौन सा? सीओडी। तो फोर्थ डी आंसर आपका हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। फोर्थ के साथ कौन कौन जा रहा है? बिल्कुल ठीक, सभी लोग फोर्थ के साथ जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, 25वां क्वेश्चन है, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है अभी तक हमने लगभग 100 क्वेश्चन कर लिए होंगे और ये पैडागोजी का निचोड़ आप लोगों ने कर लिया, ठीक है, कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। तो पैडागोजी आप लोगों ने सीखी होगी कि किस प्रकार से आज की डेट के अंदर हमें बच्चों को पढ़ाना है। पैडागोजी का निचोड़ आपको करा देती है ये शिक्षा नीति। एनईपी 2020 सामाजिक और आर्थिक रूप से, यानी जो सामाजिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई पिछड़े समुदाय से बच्चा आ रहा है, या मान लीजिए कोई आर्थिक रूप से कमजोर बच्चा है, मान लीजिए कोई गरीब घर का बच्चा आ रहा है, तो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो वंचित समुदाय से आने वाले बच्चे हैं उनके अवधारण के लिए क्या प्रस्तावित है? बताओ भाई, उनके रिटेंशन के लिए, ताकि वो चीजों को अपने अंदर समावेशित कर सके, धारण कर सके, क्या सबसे महत्वपूर्ण है? और जो इस प्रकार से जो पिछड़े और सामाजिक और आर्थिक रूप से बच्चे आ रहे हैं, मैंने बताया उनके लिए जो आपका टीचर स्टूडेंट रेशियो है वो भी 25:1 का कर दिया है, ठीक है, ताकि 25 बच्चों पर एक टीचर यहाँ पर हो सके, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है रेशियो की हालत कितनी खराब है। तो इन आपके समुदाय के ऊपर जो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े, इनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, इनको ज्यादा सम्मान देना है, ज्यादा प्रोत्साहित आपको करना है ये टीचर।
तो बताओ क्या चीज प्रस्तावित करती है? रटकर सीखना, रटने के ऊपर रट्टा मार दो, रोट लर्निंग आपको नहीं करनी। पाठ्यचर्या एवं मूल्यांकन का मानकीकरण, मानकीकरण को देखते, स्टैंडर्ड को देखते, सर ने कहा था इसका स्टैंडर्ड तोड़ दो। प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण, परफॉर्मेंस के लिए नहीं पढ़ना, आपको मास्टरी के लिए पढ़ना है। किसके लिए? मास्टरी के लिए आपको पढ़ना है। जो बात मैंने आपको शुरू में कही थी कि मास्टरी के लिए पढ़ना है, परफॉर्मेंस के लिए या फेलियर से डरने के लिए नहीं पढ़ना आपको। संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या, बिल्कुल ठीक बात है। ऐसा करिकुलम जो उनसे रिलेट करता हो और जो मीनिंगफुल हो, जो उनके कल्चर से रिलेट करता हो, जो उनकी मातृभाषा से रिलेट करता हो, ऐसा करिकुलम होना चाहिए। ऐसी किताबें यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है, जो इजीली बच्चा समझ पाए और उनके मीनिंगफुल लर्निंग जो यहाँ पर कराता हो। देखिए लर्निंग करना जरूरी नहीं है कि कोई भी लर्निंग कर लेगा, बट मीनिंगफुल लर्निंग है। आप लोग इसको एनसीएफ 2005 को आराम से पढ़ लोगे, 20-30 मिनट में भी कोई आपको पढ़ा देगा, लेकिन डिटेल में इतनी गहराई तक अगर आपको जाकर पढ़ना है तो आपको मीनिंगफुल लर्निंग आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। इसलिए क्लास इतनी बड़ी जा रही है, वरना मेरा तो काम और ज्यादा आसान हो जाता है। मैं क्लास क्यों बड़ी लेता हूँ? क्योंकि मैं चीजें गहराई में समझाता हूँ, और जिसकी वजह से आपको ये एग्जाम में भी देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि वहां पर जब आपका समझ पर आधारित क्वेश्चन आएगा ना, आप भटकोगे नहीं बिल्कुल भी, वरना रट्टाफिकेशन से बिल्कुल काम नहीं चलने वाला। फिर तो आप कुछ और देख सकते हो। तो आंसर आपका फोर्थ आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए आप लोग, आपको लर्निंग नहीं करनी है, आपको मीनिंगफुल लर्निंग करनी है, अर्थपूर्ण दिगम आपको करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनईपी 2020 किस पर बल देती है? बताओ भाई, किस पर बल देती है एनईपी 2020? लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, एक ऐसी लर्निंग जो आपकी फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल एक्टिविटी कराता हो। देखिए एक तो पहले गतिविधि आ गई, तो पहली बात तो बिल्कुल ठीक है। अगर बच्चा कोई चीज सीख रहा है तो गतिविधि के माध्यम से सीख रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। और उसमें भी कैसी है? वो आपकी फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल, यानी कि लचीलापन होना चाहिए। मान लीजिए कोई एक्टिविटी के माध्यम से सीख रहा है, हमने बच्चों को कोई गेम करा दिया, सर मुझे गेम बढ़िया नहीं लग रहा, अच्छा चलो ठीक है दूसरा करा देते। तो इस प्रकार की अगर मतलब फ्लेक्सिबल कोई एक्टिविटी बच्चों के लिए करा रहा है, सिखा रहा है, तो इसको तो बिल्कुल बल देती है आपकी शिक्षा नीति 2020। बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू, मैंने कहा सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं, कॉग्निटिव के साथ साथ में कौन सा, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सभी पर बल देना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण, मानकीकरण आ गया भाई, स्टैंडर्ड आ गया, तो इसका स्टैंड तोड़ दो। बच्चों के स्मरण कौशलों के मापन पर, यानी कि बच्चों के किस पर, याद करने पर। स्मरण का मतलब क्या होता है? याद करना। तो हमें कोई भी चीज याद नहीं करनी है, ये भी गलत। सिर्फ आंसर यहां पर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यार मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, मेरा गला थोड़ा सा सूख गया है, क्लास भी बहुत बड़ी हो गई है, और एनईपी 2020 का पूरा निचोड़ आज आ गया है आपका, ठीक है। ठीक है, पानी पी लूं थोड़ा सा, नींद आ रही है, सो जाओ भाई। क्लास इंटरेस्टिंग लग रही है आपको? मजा आ रहा है पढ़ने में आपको? ठीक है, चलो ठीक है, करेंगे भाई, मैथ की भी करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, ये अब जल्दी खत्म होने वाली है, बस क्लास जो है आपकी 10 मिनट में खत्म हो जाएगी। एनईपी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया? क्वेश्चन पूछा नहीं सुझाया, तो नेगेटिव का भाई आपको आंसर नेगेटिव बताना है। पहला, प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और उसको बढ़ावा देना, ये तो सुझाया गया, ये तो महत्वपूर्ण है, पॉजिटिव है। रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय, ध्यान से पढ़ लो, संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना, यानी कि किस पर बल देना? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर बल देना है। किसकी जगह? रोट लर्निंग की जगह। तो ये भी सिखाया गया, ये भी पॉजिटिव हो गया। सृजनात्मकता यानी जो क्रिएटिविटी होती है उस पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए, और तार्किक निर्णय करने के लिए नवाचारिता यानी कि नए नए इनोवेटिव तरीके, उसको प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना चाहिए। तो कई सारे पॉजिटिव पॉइंट आ गए, पॉजिटिव वर्ड आ गए यहाँ पर, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, ठीक है। अब सिर्फ एक बचा, और यही क्या है हमारा नेगेटिव। क्या कहता है ये? बच्चों में अनुपालन यानी कि डिसिप्लिन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड को इस्तेमाल करना चाहिए, नेगेटिव। और नेगेटिव का भाई आंसर नेगेटिव। देखो यहां पर बात आपके अनुपालन डिसिप्लिन की बात हो रही है, आप बच्चों को डिसिप्लिन में नहीं कर सकते। अब कहते हैं सर हमें तो कर दिया था, जैसे हम शोर मचा देते टीचर आके हमारा कान फोड़ देता था, गाल पे थप्पड़ मारता था। आप बच्चों को डिसिप्लिन में कैसे भी नहीं ला सकते। जैसे आप इसने दिया हुआ है सजा देकर कि जिसने शोर मचाया यहां खड़ा कर दूंगा, मुर्गा बना दूंगा, हाथ खड़े कर दूंगा, या इनाम देकर कि जो मेरी क्लास में चुप रहेगा उसको मैं एक टॉफी दूंगा, एक कॉपी दूंगा। ये रेनफोर्समेंट का काम करता है, ठीक है। ये बच्चों को यहाँ पर खुद से सीखने के लिए आपको प्रेरित नहीं करता है। तो आपको बच्चों को ये इनाम और दंड दोनों तरीके का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव का भाई आंसर ये आपका नेगेटिव
सही हो जाएगा। ठीक है, क्या है, मेरे में तो नहीं दिखी। बोल, सुपर चैट आई है भाई एक, बोल। सर आपसे पढ़कर सीटेट पास किया और टीचर बन गई हो, क्या नाम है इनका? सोनाली कुमारी है भाई, आप में से एक स्टूडेंट है, इन्होंने सीटेट पास करा और अब ये टीचर बन गई है। और मेरे ख्याल से सोनाली जी अब रात के टाइम में यूट्यूब चला रही होंगी, ड्यूटी से आई होंगी, तो यूट्यूब पर क्लास दिख गई होगी, तो इन्होंने सुपर चैट भेज दी। ये जो सेलेक्टेड बच्चे हैं जो टीचर बने हुए हैं, बहुत सुपर चैट के आप पैसे भेजते हो, ठीक है। अगर आप वैसे भी लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। इनको मुझे भेजने की जगह किसी गरीब वरीब को खाना खिला दिया करो भाई, ठीक है, या जानवरों को खिला दिया करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ, अरे यार ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, दो क्वेश्चन आज रिपीट हो गए, यानी 2 नंबर आज आपको बोनस के अंदर मिल गए। ये मैंने आपको बता दिया था आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के 2016 के बारे में, जो शिक्षा नीति 2020 के अंदर आपका किया गया है। ठीक है, जाओ, 2 क्वेश्चन मेरी तरफ से हो गए आपके, ये रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, विद्यार्थियों के आकलन के लिए एनईपी 2020 द्वारा निम्न में से कौन से उपकरण विधियां प्रस्तावित की गई है? बताओ भाई, कौन से असेसमेंट के टूल्स है जो एनईपी 2020 द्वारा प्रस्तावित किए गए? पहला, रोल प्ले, बिल्कुल ठीक बात है, रोल प्ले बहुत बढ़िया तरीका होता है, खासकर मैंने बताया भाषा विकास के लिए तो बड़ा इफेक्टिव तरीका होता है जो आपका रोल प्ले होता है। ग्रुप वर्क, जब बच्चा आपस में समूह में कार्य करके सीखता है। पोर्टफोलियो, ऑलरेडी बता दिया, जो फाइल होते हैं जिसमें बच्चे से संबंधित सभी प्रकार के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। और प्रोजेक्ट, अप्रोप्रिएट तरीका आकलन का भी, बच्चों को सिखाने का भी, सारे पहला दूसरा तीसरा चौथा तो सारे यहाँ पर समाविष्ट यहाँ पर करते हैं। फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका, यानी डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लास कब तक खत्म होगा सर? ठीक है, क्लास आपका भाई 2-3 मिनट के अंदर हो जाएगा, क्योंकि ये शिक्षा नीति 2020 यार ना बड़ी है, तो इसलिए इसमें लंबी क्लास लगी। तो देखो, लंबी क्लास से ऐसा नहीं है मुझे कुछ ज्यादा पैसे मिलते हैं, यूट्यूब मुझे ज्यादा पैसे देता है, बल्कि अगर मैं छोटी क्लास बनाऊंगा ना 20-30 मिनट की, तब मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। बड़ी क्लास में तो बच्चा भी मतलब एक बार को कुछ ज्यादातर बच्चे उब जाते हैं, तो इसमें तो मेरा ही लॉस है। बट अगर मैं कंसेप्ट आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगा, गहराई तक लेकर नहीं जाऊंगा, तो फिर पढ़ाने का फायदा भी नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर तो फॉर्मेलिटी 20-30 मिनट की करके निकल जाता। तभी तो देखो, नई नई चीजें पढ़ रहे हैं, नए नए कंसेप्ट आ रहे हैं, तभी तो डिटेल में पढ़ाने में टाइम लग गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अभी भी आपके सामने अभी भी नए कंसेप्ट आएंगे लास्ट क्वेश्चन तक, इसलिए कहता हूं पूरी वीडियो मेरी देखा करो, लास्ट तक आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। देखो, ये कहता है कि भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। आपके एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन आपकी भाषा से पूछे जाएंगे, चाहे आपकी कोई भी भाषा हो, चाहे आपने हिंदी ली हो, इंग्लिश ली हो, संस्कृत ली हो, कोई भी आप लोगों ने भाषा ली हो, तो कई क्वेश्चन वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। देखिए क्या कहता है ये आपके सामने। पहला, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन करना। त्रिभाषा सूत्र, ये बात हो रही है लैंग्वेज फॉर्मूला की। त्रिभाषा सूत्र कहता है कि आपको बच्चों को स्कूल में कम से कम 3 भाषाएं पढ़ानी है। ये शिक्षा नीति 2020 ने नहीं कहा, ये जब पहली शिक्षा नीति आपकी 1968 के अंदर आई थी, तभी आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आ गया था। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो आया था, शिक्षा नीति 2020 ने तो कहा है ना कि इसको भाई किसी राज्य के ऊपर थोपा ना जाए, इसको फ्लेक्सिबल रखा जाए त्रिभाषा सूत्र को। तो पहली बार नहीं है, ये 68 वाली के अंदर आपका आ गया था। त्रिभाषा सूत्र के अंदर कहा गया कि स्कूलों के अंदर बच्चों को 3 भाषाएं पढ़ानी जरूरी है। पहली बच्चों की मातृभाषा, यानी कि बच्चों की जो मदर टंग होती है वो, चाहे बच्चे की मदर टंग कुछ भी हो, मान लीजिए मैंने बच्चे की मदर टंग हिंदी ले लेता हूं, ठीक है, बच्चे की मदर टंग मैंने हिंदी ले ली, तो पहली भाषा, सबसे महत्वपूर्ण भाषा जो होगी, जो स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ानी होगी, वो है बच्चे की मातृभाषा। मातृभाषा के बाद दूसरी भाषा हो जाएगी, जैसे मैंने अपनी मातृभाषा हिंदी ले ली, दूसरी हो जाएगी आपकी इंग्लिश हो जाएगी, और तीसरी हो जाएगी आपकी मॉडर्न लैंग्वेज हो जाएगी। और मॉडर्न लैंग्वेज में भी खासकर आपकी जो दक्षिणी राज्य की जो आपकी भाषा होती है, कौन सी, जो दक्षिणी राज्य की जो आपकी भाषाएं होती है, उनमें से कोई एक भाषा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ वगैरह, उनमें से कोई एक भाषा आपकी होनी चाहिए। तो 3 भाषाएं आपकी होनी जरूरी है जो स्कूल के अंदर बच्चों को आपको पढ़ानी है, और उसमें सबसे पहली भाषा मातृभाषा होगी। मैंने तो अपनी हिंदी लिखा है, कोई यहां पर कुछ भी लिख सकता है। अब देखिए, जो त्रिभाषा सूत्र है, इसके अंतर्गत शास्त्रीय भाषा, यानी जो क्लासिकल लैंग्वेज होती है, देखिए अभी तक आपके एग्जाम में सिर्फ 6 क्लासिकल लैंग्वेज की बात होती है। कौन कौन सी 6 क्लासिकल लैंग्वेज? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, मलयालम और उड़िया। और क्या है? उड़िया। ये आपकी 6 क्लासिकल लैंग्वेज है, शास्त्रीय भाषा है। और शास्त्रीय भाषा का दर्जा ऐसी नहीं है कि यूं ही ऐसी मिल गया, कई सालों तक इनको देखा जाता है, इनके प्रमुख लेख देखे जाते हैं, तब शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त होता है।
अभी आपकी बताओ, नौवीं जो आपकी शास्त्रीय भाषा है उसका दर्जा किसको प्राप्त होने वाला है? फारसी को होने वाला है, पाली और प्राकृत को भी होने वाला है, ठीक है, उनसे कनेक्ट होने वाली है, लेकिन नौवीं आपकी फारसी होने वाली है, बट आपके एग्जाम में नहीं आएगी, वो एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ये आपकी 6 क्लासिकल लैंग्वेज शास्त्रीय भाषा है, इनका अध्ययन करना त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत, बिल्कुल ठीक है। जैसे मैंने बताया, यहाँ पर एक मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर इनमें से कोई ना कोई एक यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा सीख लेगा, बिल्कुल है। और इस त्रिभाषा सूत्र को किसी राज्य के ऊपर थोपा नहीं जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है कि जो बच्चों को हम लैंग्वेज पढ़ाएंगे उसमें कम से कम 2 भारतीय भाषा होनी जरूरी है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कितनी, कम से कम 2 भारतीय भाषा होनी जरूरी है। भाई 2 तो होगी, मान लीजिए मैंने पहले अपनी मदर टंग हिंदी ले ली थी, और यहाँ पर कोई सी भी ले लो, इनमें से भी ले लो, ये भी भारतीय भाषा है। तो आंसर यहाँ पर फर्स्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा घर की भाषा का अध्ययन। तो यहाँ पर देखिए, जो क्वेश्चन इसने पूछा है वो नहीं है पूछा है। क्या पूछा है? क्वेश्चन उसने यहाँ पर नहीं है पूछा है। अब जरा नहीं है के बारे में संपर्क बताइए। अब मैंने आपको मातृभाषा बता दिया, इसका रोल आपको बता दिया, क्या ये आपका ठीक हो जाएगा? या फिर त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारतीय भाषाओं का अध्ययन, क्या सिर्फ भारतीय भाषाओं की बात करता है, या भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करता है? इसका आंसर अब आप लोग मुझे बता दिए, सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। किसके साथ जा रहे हो आप लोग? अबे आंसर अभी खत्म नहीं हुए भाई, अब ये और भी क्वेश्चन है। ये किसके बारे में बात करता है कि शास्त्रीय भाषा के त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा के अध्ययन की। तो यहां पर आंसर जो आपका नेगेटिव हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत 3 भाषाओं की बात करता है, जिनमें से एक आपकी कोई भी शास्त्रीय भाषा हो सकती है इनमें से, ठीक है। तो शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की बात नहीं करता, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत इन 3 भाषाओं की बात करता है, जिनमें से कोई एक आपकी शास्त्रीय भाषा हो सकती है। तो आपका नेगेटिव है, और नेगेटिव का भाई आंसर आपका पहला यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं 30 क्वेश्चन गिन के नहीं लाया गधो, ठीक है, मैं तो उतने को सब चीजें लाया जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट के ऊपर नजर डालते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे? यह बात हुई थी आपके एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है, तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है, तो उनके उपलक्ष्य में, क्योंकि उन्होंने सभी रियासतों को जोड़ने का काम करा था, तो जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करिए कि इसमें जो भारतीय भाषा है, इन भारतीय भाषाओं से बच्चों को परिचित कराया जा सके, परिचय उनका कराया जा सके भारतीय भाषाओं से, तो उसके लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत आपका चला। फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विदेशी भाषा है, देखिए विदेशी भाषाओं की भी बात कही गई है। जैसे बच्चा आपका माध्यमिक लेवल पर आ जाएगा, तो देखो माध्यमिक लेवल पर शिक्षा नीति 2020 में क्या कहा गया, बड़ी बड़ी बेहतरीन बात कही गई है। देखो, एक तो स्ट्रीम सिस्टम को खत्म कर रहे हैं, आर्ट स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम, बड़ी टेंशन होती है। पहला नेगेटिव भाव तो यही आ जाता है, अगर किसी ने आर्ट स्ट्रीम ले ली, इसने तो आर्ट स्ट्रीम ली है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई आर्ट स्ट्रीम का बच्चा है और उसको यहाँ पर अकाउंट पढ़ना है, अब वो कॉमर्स का स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ पाएगा, तो क्या वो अकाउंट पढ़ सकता था? नहीं पढ़ सकता था। अब मान लीजिए कॉमर्स वाला कोई स्टूडेंट है, उसको साइंस पढ़ना है, तो उसको साइंस स्ट्रीम लेना पड़ेगा, जबकि उसका इंटरेस्ट साइंस के अंदर है, ठीक है। तो ये स्ट्रीम सिस्टम को खत्म करा, अब जिसको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है वो ले सकता है। दूसरी बात, यहाँ पर आजीविका कमाने के लिए भी शिक्षा नीति 2020 में बहुत प्रावधान किए गए। ये कहा गया कि जब बच्चा आपका माध्यमिक स्कूल के अंदर आएगा, माध्यमिक क्लास के अंदर जाएगा, तो अपना मनपसंद, अपना जो भी उसको काम अच्छा लगता हो उसके अंदर वो काम सीख सकता है। जैसे अगर गार्डनिंग का काम करना चाहता है वो कर सकता है, किसी को कविता गाने का शौक है कविता गा सकता है, किसी को इलेक्ट्रीशियन बनने का शौक है, इलेक्ट्रिसिटी का काम पसंद है, वो काम कर सकता है, ताकि बच्चा आगे जाकर अपनी आजीविका के लिए मजबूर ना रह सके, तो आजीविका कमाने का उसके पास एक अच्छा साधन हो सके। इसकी बात शिक्षा नीति 2020 में कही गई है। और उसके साथ में एक बात ये भी कही गई है कि बच्चा माध्यमिक स्तर पर जो विदेशी भाषाएं होती है, और किन किन विदेशी भाषाओं की बात कही गई है, वो है आपकी कोरियन, जापानीज, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी। इन में से किसी भी एक भाषा के अध्ययन के रूप में अनुशंसा करता है। तो इसकी किस भाषा के रूप में अनुशंसा करता है? त्रिभाषा सूत्र के रूप में नहीं, ये तो 3 भाषाएं मैंने आपको बता दी, अतिरिक्त भाषाओं के रूप में अनुशंसा करता है कि इनमें से कोई बच्चा अगर भाषा सीखना चाहता है तो सीख सकता है। सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड आंसर यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र देखते कुछ ने त्रिभाषा लगा रहे, अरे गधो ध्यान से देखा करो, त्रिभाषा में 3 भाषा है आपकी। ये आपकी कौन सी भाषा है? ये आपकी बाहर की विदेशी भाषा है आपकी, जो अतिरिक्त भाषा के रूप में आएगी। और अब हमारा लास्ट क्वेश्चन यहां पर बचा है, ये लास्ट क्वेश्चन के बाद आप लोग अपना स्कोर बताना। और ये देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। किसके द्वारा विद्यालय तैयारी के लिए, यानी कि स्कूल की तैयारी के लिए 3 माह का, यानी कि 3 महीने का
खेल आधारित मॉड्यूल SPM, इसकी बात हो रही है, SPM की बात हो रही है, स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल। क्या है SPM का मतलब? इसकी फुल फॉर्म स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल, यानी कि जब बच्चा आपका ग्रेड फर्स्ट के अंदर होगा, क्लास फर्स्ट के अंदर होगा, तो उसके लिए 3 महीने का एक आपका मॉड्यूल बनाया जा रहा है, ताकि बच्चों को एक्टिविटी कराई जा सके। क्लास फर्स्ट के अंदर बच्चा जब आए उसको दिक्कत यहाँ पर ना हो सके, तो इस प्रकार का 3 महीने का एक आपका SPM स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल के विकास की अनुशंसा की गई है। और किसने करी गई है? क्योंकि आज सचिन सर किस नीति के बारे में पढ़ा रहे हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो इसी ने अनुशंसा करिए। तो ये आपका स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल, यानी कि जो आपका विद्यालय आधारित जो आपका मॉड्यूल है, तो ये शिक्षा नीति 2020 ने अनुशंसा की गई है। ठीक है,